इस आर्टिकल में इससे ज़्यादा आपको शायद कुछ नहीं लिखना होगा प्रीलिम्स के लिए। बाकी देखते जाइए की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या है, ये 2002 वाले एक्ट का कि एप्लीकेशन दी एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, विथ ऑब्जेक्ट्स नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, यानी ऐसा कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट कर रहा हो उन सभी पर ये एप्लीकेबल होगा। फिर रजिस्ट्रेशन जो है उसका एक सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा कराया जाएगा। फिर इंटरनल गवर्नेंस के लिए बाई लॉज बनाए जाएंगे, ठीक है, रीऑर्गेनाइज। तो ये सारे एक्ट हैं, ये पहले वाले एक्ट उसको डील कर रहा है। अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। देखिए ये है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस और मे बी प्रीलिम्स। ऐसा कुछ पॉइंट्स आपसे पूछा भी जा सकता है, बट जस्ट कीप इट इन योर माइंड, डोंट ट्राई टू राइट इट डाउन। कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से वो सिद्धांत हैं जिसके द्वारा एक कोऑपरेटिव जो है वो गवर्न होते हैं। तो एक होता है वॉलेंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, आप इसमें किसी को ज़बरदस्ती मेंबर्स नहीं बना सकते हो। फिर मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जितने भी मेंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इधर डायरेक्टली पैसे के थ्रू या फिर प्रोडक्टिव मेथड्स के थ्रू। फिर इसमें जो मेंबर्स उनके एजुकेशन ट्रेनिंग और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। मेंबर इस कोऑपरेटिव को जो है डेमोक्रेटिक कंट्रोल इसका होना चाहिए, यानी कि टॉप डाउन इसको कोई गवर्नमेंट ने कोई ऑफिसर बिठा दिया और वो उस कोऑपरेटिव को मैनेज कर रहा है। कोऑपरेटिव के पास थोड़ी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। और इस कोऑपरेटिव का मेन कंसर्न होना चाहिए कम्युनिटी के लिए, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट तो थी ही 2002 में, ठीक है, तो फिर ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल क्यों लाई गई, क्योंकि कंसिस्टेंसी विथ पार्ट 9B इंश्योर करने के लिए। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट थी 2002 की, ठीक है। लेकिन फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट, चलिए मैंने आंसर तो इसी मिल गया आपको कि पार्ट 9B कौन से एक्ट के तहत ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 97th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था 2011 में। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इस एक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को मॉडिफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ठीक है। क्या आपका दिमाग इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर पा रहा है? आगे चलिए, फुलफिलमेंट ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। तो इस एक्ट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि ये जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनका फुलफिलमेंट होना चाहिए। फिर देखिए नीड फॉर रिफॉर्म्स इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुत सारे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रिफॉर्म की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे क्या क्या रिफॉर्म की आवश्यकता है, जैसे ईजियर एंड डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ईजी होना चाहिए, ठीक है। वाइब्रेंट एंड एक्टिव मेंबरशिप, जो भी मेंबर्स हैं वो एक्टिव होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑफिसर बिठाओ उसके लिए, ग्रीवांस रिड्रेसल होना चाहिए। फिर देखिए रिवाइवल ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि सिक हो गए हैं। सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसको बोलेंगे, जिसमें कि दो लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर्स में क्या हुआ हो, कैश लॉसेस हुआ हो, मतलब लॉस हुआ हो बेसिकली, ठीक है। और फिर ये सब डिटेल्ड है, अब देख लीजिए। लेकिन जो भी सिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, जो कि लॉस में चल रहे हैं, उनको रिवाइव करने के लिए भी ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लाया गया है। अब देखिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो ये जो बिल है, सॉरी, उसके क्या क्या फीचर हैं, ठीक है। तो उसके फीचर देख लो। तो इसका फीचर में है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो लीडर्स वगैरह होंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनको इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्शन अथॉरिटी बिठाई जाएगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस टू द बोर्ड ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कंडक्टेड बाय इट्स एग्जिस्टिंग बोर्ड, यानी उसका बोर्ड ही नई बोर्ड को इलेक्ट करता है दोस्तों। तो ये कितना अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। फिर देखिए बिल स्पेसिफाइज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश द कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कंडक्ट करेगा इलेक्शंस फॉर द बोर्ड ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर देखिए अथॉरिटी विल कंसिस्ट ऑफ, इस अथॉरिटी में कौन कौन से लोग होंगे, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा एंड अप टू 3 मेंबर्स होंगे। यानी किस अथॉरिटी में, ये इलेक्शन कंडक्टिंग अथॉरिटी में, और जिसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर देखिए इसमें और क्या फीचर है इस एक्ट में, अमलगेमेशन एंड डिवीजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये एक्ट बात करती है, मान लीजिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी C1 है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी C2 है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी C3 है, ठीक है। तो इनको अगर अमेलगेट करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी C4 बनाना है तो ये एक्ट इसमें इस प्रोविजन की भी बात करती है। दूसरी बात है डिवीजन की भी बात करती है, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको डिवाइड करना है एक से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, तो उसकी भी बात करती है ये एक्ट।
फिर देखिए फंड फॉर सिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अभी बात किया गया था कि कोई अगर सिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो कि लॉस में चल रही है तो उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया है कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड। सिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रिहेबिलिट उनको बचाने के लिए, जिंदा करने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है? कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड टू रिवाइव सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और देखिए ये जो फंड बनाया गया वो उसमें पैसा कहाँ से आएगा? उसमें पैसा आएगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा जो कि प्रॉफिट में है। देखिए एक तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो कि लॉस में है, ठीक है, इनको जिंदा करने के लिए फंड बनाया जाएगा कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड, और इस फंड में पैसा आएगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से ही जो कि प्रॉफिट में है उनसे, तो वो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। फिर देखिए जो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है उसके रिडम्पशन पे, अगर गवर्नमेंट ने किसी कोऑपरेटिव में कुछ शेयर्स ले रखे हैं तो ये नहीं कि जब चाहे गवर्नमेंट उसको बेच बाच करके निकल सकती है, उसको बेच बाच कर उसको निकलने के लिए गवर्नमेंट को अपने शेयर होल्डिंग से बाहर निकलने के लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, यानी कि बाकी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से क्या करे कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने जितने भी शेयर्स हैं सारे बेच करके खुद को एग्जिट कर ले। दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल। फिर देखिए रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स रिड्रेसल के लिए भी इसमें बात की गई है। किसकी बात की गई है? वन और मोर कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन। कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन किसको बोलते हैं दोस्तों? ओम्बुड्समैन बोलते हैं जो कि जैसे एक लोकपाल है ना, लोकपाल भी एक टाइप का ओम्बुड्समैन है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्टली हिंदी क्या होता है ओम्बुड्समैन का, आपको देख लेना, ठीक है। शायद ओम्बुड्समैन का हिंदी वैसे तो लोकपाल ही होता है, लेकिन ओम्बुड्समैन का अर्थ ये है कि अगर किसी के भी कुछ गलती है तो उन पर वो नज़र रखेगा, किसी के कोई ग्रीवांसेस है उसको वो रिड्रेस करेगा, ठीक है। और अगर ओम्बुड्समैन से भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके खिलाफ जो है अपील दायर किया जा सकता है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास में। फिर देखिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें उसकी क्या कॉम्पोजिशन होगी, तो उसमें मैक्सिमम 21 डायरेक्टर्स होंगे प्लस 2 एडिशनल डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और अब देखिए ये जो टोटल 21 का बोर्ड है प्लस 2 का बोर्ड है, तो इसमें मिनिमम 1 शेड्यूल्ड कास्ट से और 1 शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 2 वीमेन मेंबर्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, सुन लीजिए, बट अगेन डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, जो मैंने आपको लिखवाया था वही आपको लिखना है, बाकी चीज़ें बस आप समझिए और आगे बढ़िए। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 की। तो देखिए ये अमेंडमेंट बिल है, तो यानी कि पहले से कोई एक्ट होगा उसी को तो अमेंड करेगा ये, तो किसको अमेंड कर रहा है ये सब देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों एक आपका बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है, प्लीज़ राइट इट डाउन, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहाँ पर आपको लिखना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राइट इट डाउन, ठीक है। किस एक्ट के तहत? तो अंडर प्रोविजंस ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, अगेन राइट इट डाउन। तो ये 3 चीज़ आप लिख दीजिए। CBFC जो है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ I&B के अंदर, अंडर विच एक्ट? सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, ठीक है, इतना आपने लिख लिया तो बस, ठीक है, बाकी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए इसका विजन क्या है कि गुड एंड हेल्दी इंटरटेनमेंट प्रमोट करना, ठीक है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का ये आपका विजन है, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, तो ये सब देख लीजिए। इसका मिशन है डेवलप CBFC एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, कंपोजिशन, ये सब देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके रीजनल ऑफिसेस एक बार बस सुन लीजिए कहाँ कहाँ पर है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, तिरुवनंतपुरम में है, केरला में, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक एंड गुवाहाटी, इन सभी जगह पर इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। अगेन यू कैन नॉट रिमेंबर देम, ठीक है। तो देखिए ये तो एक्ट हो गया, अब इसी को अमेंड किया गया है, ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को इस्टेब्लिश करता है, उसी को अमेंड किया गया है इस बिल के द्वारा। तो बिल अमेंड्स द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, ठीक है। तो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशिंग ऑफ, ये सब आपने देख लिया है। बस अब सीधा इसमें आ जाइए कि इस बिल के क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो बिल के प्रोविजंस में सबसे पहला है एज बेस्ड सर्टिफिकेशन की बात की गई है। तो टोटल
3 कैटेगरीज बनाए गए हैं किसी भी कंटेंट का। तो उसमें है, एक है यूए, देख लीजिए, UA7+, फिर UA13+, और UA16+। ये 3 टाइप के आपके कैटेगराइजेशन बनाए गए हैं। फिर देखिए, दीज एज बेस्ड मार्कर्स मेंट फॉर पेरेंट और गार्जियंस टू कंसिडर वेदर देयर चिल्ड्रन शुड व्यू सच ए फिल्म और नॉट, दे आर ओनली रिकमेंडेटरी। यानी कोई भी फिल्म होगी ना, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा UA7+, यानी 7 साल से ऊपर का ही बच्चा उसको देखे। UA13+, यानी 13 साल से ऊपर का ही बच्चा उसको देखे। या फिर UA16+, 16 साल के ऊपर का ही बच्चा उसको देखे। ये CBFC इस तरह से उसकी ग्रेडिंग कर देगी। बाकी उसको फॉलो करना है या नहीं करना है वो गार्जियन के ऊपर है, ठीक है। और जनरली कैटेगरीज ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये होते हैं। यू मतलब यूनिवर्सल, कोई भी देख सकता है। UA कोई भी देख सकता है लेकिन अंडर पेरेंट सुपरविजन। A यानी ओनली फॉर एडल्ट्स। और S टाइप का कैटेगरी होता है ओनली टू मेंबर्स ऑफ एनी प्रोफेशन और क्लास ऑफ पर्सन। ये बहुत लिमिटेड इसकी स्क्रीनिंग होती है दोस्तों, ये S टाइप की, ठीक है। पर्टिकुलर लोगों को ही इसको दिखाया जाता है बुला करके। फिर देखिए, इसके बाद सेकेंड प्रोविजन है सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर टेलीविजन एंड अदर मीडिया। देखिए, फिल्म्स विथ A और S सर्टिफिकेट विल रिक्वायर सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर एग्जीबिशन ऑन टेलीविजन और एनी अदर मीडिया। जैसे A में तो आपने देख लिया ना, ये एडल्ट कंटेंट है, तो फिर एडल्ट कंटेंट को अगर इसको टीवी पे प्रसारित करना है या फिर OTT में प्रसारित करना है या फिर उसको सिनेमा हॉल में लाना है, तो फिर उसको क्या करना होगा, अलग से सर्टिफिकेट लेना होगा। फिर देखिए, सर्टिफिकेट्स जो है वो परपेचुअली वैलिड होगा दोस्तों। पहले जो सर्टिफिकेट्स होते थे वो सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होते थे, बट अब जो है वो हमेशा के लिए वैलिड होंगे अगर एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो। फिर देखिए, रिविजनल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है। तो पहले क्या था, बिल ओमिट्स सेक्शन 6(1) ऑफ एक्ट एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, ठीक है, विच स्टेट सेंटर कैन नॉट एक्सरसाइज रिविजनल पावर्स ऑन फिल्म्स ऑलरेडी सर्टिफाइड बाय CBFC। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले ऐसा था कि CBFC अगर किसी फिल्म को सर्टिफाई कर दिया तो सेंटर इस प्रोसेस को रिवाइज नहीं कर सकता है। सेंटर कांट रिवाइज, CBFC ने कुछ भी रिकमेंडेशन दे दिया तो उसको सेंटर रिवाइज नहीं कर सकता है। इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ओमिट कर दो, यानी सेंटर के पास पावर होनी चाहिए, रिवीजन करने की पावर होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इसी बात को इस बिल ने भी एक्सेप्ट कर लिया। यानी शॉर्ट में ये कहें तो सेंटर के पास रिविजनल पावर आ गया है। सेंटर के पास क्या गया, रिविजनल पावर आ गया है। अगेन फिर देखिए, मेक्स फिल्म पायरेसी या पनिशेबल ऑफेंस। तो ये एक्ट क्या करता है कि फिल्म की पायरेसी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, ठीक है। और कौन से एक्ट के तहत पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957। और इसमें पेनल्टी की भी बात की गई है ऑन अपॉन वायलेशन। तो अगेन जो मैंने आपको लिखवाया था वो लिख लीजिए, बट इतनी डिटेल आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट लिसन टू इट एंड ट्राई टू इनकलकेट इट इन योर ब्रेन। अपने दिमाग में इसको खपाने का कोशिश करिए, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी 2 बार या 3 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए दोस्तों, कुछ न्यूज़ हैं जो कि शॉर्ट्स में डिस्कस किए गए हैं, उसकी बात करते हैं। तो राइट टू साइलेंस, मैंने आपको बताया जो आर्टिकल 23 में है राइट टू साइलेंस, ये है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन दिस इज ओनली वैलिड फॉर क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में ये वैलिड नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दिस प्रोटेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। राइट इज नॉट अवेलेबल टू पर्सन बीइंग इंटरोगेटेड अंडर कस्टम्स एक्ट 1962, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो लिख लीजिए कि इन सभी में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। अब देखिए, अगर पुलिस किसी को जबरदस्ती करती है कि तुम जो है अपने खिलाफ एविडेंस दो, ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 का वायलेशन है। यानी टॉर्चर वगैरह जो है ना, पुलिस टॉर्चर, कस्टोडियल टॉर्चर, इन सब से बचाने के लिए ये प्रोविज़न है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए दोस्तों, एक SOP लाया है, SOP टू चेक द यूज ऑफ फ्रीबीज लीकर टू ल्योर वोटर्स। ये SOP लाया है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक SOP लाया है
सो क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, ताकि वोटर्स को इन सब चीज़ों से बचाया जा सके, फ्रीबीज से, लीकर से और वोट इससे कुछ फालतू की सामान दे करके उनके वोट खरीदने से बचाया जा सके। तो ये जो एसओपी है ये एम करता है टू प्रिवेंट सस्पिशियस कैश, ठीक है, इलिसिट लिकर, अवैध जो शराब होती है उस पर, ड्रग्स, नारकोटिक्स, फ्रीबीज एंड स्मगल गुड्स ड्यूरिंग जन इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस के दौरान इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके वोटर्स को ना परेशान किया जाए। अगेन ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों प्रीलिम्स के लिए, तो आप उसको बस सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन को ने भी ये कंसर्न जाहिर किया था कि भाई इलेक्शन के दौरान लोग फ्रीबीज और इन सब का खूब यूज करते हैं। अभी इस एसओपी में क्या क्या बात की गई है कि जो जीएसटी और कस्टम ऑफिशियल्स हैं वो लोग मॉनिटर करेंगे क्या 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 डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इलेक्शन के दौरान। फिर फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाया जाएगा जो कि वो गाड़ी से खूब इधर उधर घूमते रहेंगे, सर्विलांस करते रहेंगे कि कहीं कुछ गाड़ी वाड़ी में ऐसे कुछ बांटा तो नहीं जा रहा है या कोई अवैध चीज़ तो नहीं लाई जा रही है। फिर आइटम्स लाइक साड़ी या फिर पार्टी फ्लैग्स, इन सब चीज़ों पर अगर ईवे बिल आपको पता है कि अगर आप ट्रक से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी सामान लेकर के जा रहे हैं तो आपको ईवे बिल देना होता है रास्ते में, ठीक है। तो ईवे बिल चुकाए बिना ही अगर आप वो सब सामान इधर से उधर पार कर रहे हैं तो ये सारा सामान आपको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, ठीक है। ये देख लीजिए आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स क्या है, ठीक है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ये क्या क्या देखती है, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, कस्टम्स, सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी, ये सारा कुछ इसके अंदर है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो चलिए ये सब आपको पता होगा। ऑब्जेक्टिव है डील्स विथ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी कंसर्निंग लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज। तो ठीक है, ये सब आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दो मिनिस्ट्रीज हैं दोस्तों। अब ये दो मिनिस्ट्रीज क्या करती हैं, इनका अपना अपना मैंडेट है लेकिन कई बार इनका मैंडेट आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो सेंटर ने क्या किया है, डिमार्केट कर दिया है रोल ऑफ बोथ मिनिस्ट्रीज टू रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लिसिटी ऑफ रेगुलेशंस, ठीक है। यानी ये तुम्हारा अपना काम है, तुम्हारा अपना काम है, आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो डिजिटल मार्केट है, अब जैसे डिजिटल कॉमर्स है तो ये चूंकि कॉमर्स है तो ये कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आ रहा है, लेकिन चूंकि ये डिजिटल है तो ये MIT के अंदर भी आ रहा है। तो यहीं पर क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के रेगुलेशंस में। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वुड बी द नोडल मिनिस्ट्री टू लुक इनटू ऑल द कंपटीशन इश्यूज इन द डिजिटल मार्केट। प्लीज राइट इट डाउन, ये आप लिख दीजिए एक डिमार्केशन ऑफ रोल्स करके, और नीचे एक लाइन में बस इतना लिख दीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स would be the nodal of ministry to look into the all the competition issues in digital market। और MIT जो है will look into sector specific issues। बस इतना आप लिख दीजिए प्लीज, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स वैसा दे करके क्या पता आपको फंसाया जा सके। गवर्नमेंट जो है वो ये भी प्लान कर रही है कि डिजिटल इंडिया एक्ट लाया जाए और डिजिटल कंपटीशन लॉ लाया जाए, ठीक है। बट चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डार्क पैटर्न्स की बात की गई है दोस्तों इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में डार्क पैटर्न से रिलेटेड जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है, गाइडलाइंस इशू किया है किसने, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ये है क्या, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, वो देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय प्रोफेशनल्स फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं मीडिया इंडस्ट्री में और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, उन लोगों ने 1985 में इसको सेटअप किया गया था। क्यों सेटअप किया गया था, ताकि जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसको डिसेंट रखा जाए, एडवर्टीजमेंट्स को फेयर बनाया जाए और एडवर्टीजमेंट्स को ऑनेस्ट बनाया जाए, ठीक है। ये याद रखिए कि इट इज़ ए वॉलेंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आप क्यों ना इसको लिख लीजिए, ठीक है। आई डोंट थिंक इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल यू कैन राइट इट, ठीक है। होलिस्टिक पिक्चर आपके दिमाग में बनेगा, इतना आप लिख लीजिए, इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। ये इसका ये कमिटेड है प्रोटेक्टिंग
इंडियन कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया ASCI के बारे में, यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। अब इसने जो डार्क पैटर्न्स के ऊपर गाइडलाइंस दिया है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए डार्क पैटर्न क्या है? डार्क पैटर्न है यूजर को यानी कस्टमर को, कंज्यूमर को ट्रिक करने के लिए, उसको धोखाधड़ी करने के लिए कुछ पैटर्न्स हैं। तो क्या क्या पैटर्न्स इसने आइडेंटिफाई किए हैं? उसमें पहला पैटर्न है ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग में क्या होता है दोस्तों? कोई वस्तु है, उसका आपको दाम बताया जा रहा है मात्र 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये। तो आप सामान जब खरीद लिए तो अंत में बिलिंग के दौरान बताया गया कि इसका प्राइस है 80 रुपीज़, 20 रुपीज़ तो मतलब इसका कुछ ऐसे प्राइस था, उसमें ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, तो अब 80 रुपये इसका प्राइस हो गया। तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड ड्रिप प्राइसिंग। द एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट आर नॉट रिवील्ड अप फ्रंट, यानी शुरू में ही कॉस्ट का एलिमेंट नहीं बताया जाता और लास्ट में फिर उनसे फिर सारा पैसा निकलवाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ड्रिप प्राइसिंग। फिर दूसरा है फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करना। ये बताना कि मात्र ये जैसे ये 1000 का बैडमिंटन है, ये मात्र 299 रुपये मिल रहा है और अब 3 ही पीस बचा है। ठीक है, और ऐसे 60 सेकंड का एक टाइमर लगा है, धीरे धीरे घट रहा है, मतलब 60 सेकंड के बाद ये 3 पीस भी नहीं बचेगा। तो ये क्या फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करने की बात हो गई दोस्तों। फिर देखिए डिस्टिंग्विश्ड एड्स की बात की गई। अब जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन ने ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल पर आए और बोलने लगे कि मैं जो है कल दांत में बहुत दर्द कर रहा था, तो फिर मैंने इस टूथपेस्ट से ब्रश किया, मेरा दांत ठीक हो गया। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गया कि सच में उन्होंने वो टूथपेस्ट यूज किया हो, ठीक है, और उनका दांत ठीक हो गया, तो उन्होंने सही अपने एक तरीके से उन्होंने अपनी बात रख दी, ये हो गया ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ ना हो, बस इस टूथपेस्ट के मालिक ने उनको खूब सारे पैसे दिए हो, 50 लाख रुपए दिए हो, और जिस कारण से वो इस तरीके का झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो पैसा ले करके झूठ बोल रहे हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक कंटेंट की तरह उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है? गलत बात है ये। ठीक है, उनको बताना होगा कि पर्टिकुलरली ये एक ऐड है, ठीक है, मुझे पैसे मिले इस चीज़ के लिए और इसलिए मैं ऐसी ऐसी कहानी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दिस ही मस्ट मेक क्लियर, ये नहीं कि आप जो है पैसे ले करके ऑर्गेनिक कंटेंट दिखाने का बहाना करें, बट कि आपका कंटेंट पूरा स्क्रिप्टेड हो, दैट शुड नॉट हैपन। फिर देखिए बेट एंड स्विच की बात की गई है कि एडवर्टाइजिंग वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आपने दिखाया, ठीक है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जब वो किसी ने ऑर्डर कर दिया तो उसके जगह पर दूसरा प्रोडक्ट भेज दिया जो कि उससे काफ़ी कम क्वालिटी और काफ़ी कम प्राइस का है। तो ये भी एक डार्क पैटर्न है दोस्तों, तो इसकी भी बात की गई है। टोटल 4 चीज़ें आप देख लीजिए, ड्रिप प्राइसिंग, फॉल्स अर्जेंसी, डिस्टिंग्विश्ड एड्स और बेट एंड स्विच। ठीक है, ये सब क्या क्या है ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। देखो मे बी क्वेश्चंस कैन बी सेट अप ऑन ड्रिप प्राइसिंग के को एक्सप्लेन करता हुआ एक स्टेटमेंट हो, फॉल्स अर्जेंसी को एक्सप्लेन करता हुआ एक स्टेटमेंट हो, डिस्टिंग्विश्ड एड्स को एक्सप्लेन करता हुआ एक सेंटेंस हो, बेट एंड स्विच को एक्सप्लेन करता हुआ एक सेंटेंस हो, और इसमें ये और ये जो है ये दोनों एक्सचेंज किया हो, मतलब इसका डेफिनेशन इधर दिया हो, इसका डेफिनेशन इधर दिया हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इसका सही आंसर मार पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को आप सेव कर लेना चाहो तो यानी और उसको बार बार सुनना। दोस्तों ये हो गया आपका जुलाई का पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू अगस्त पॉलिटी एंड गवर्नेंस करंट अफेयर्स। आइए दोस्तों अब हम लोग अगस्त का पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक आर्टिकल है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये एक्ट है दोस्तों और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई विल नॉट से यू टू राइट समथिंग फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि अगर आप लिखने बैठोगे तो यू विल हैव टू राइट एवरीथिंग, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि वापस से एक बार या 2 बार इस वीडियो को ही वॉच कर लेना, सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी प्रोविजन रिलेटेड टू दिस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, अभी देखिए प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दे दिया है, इसलिए अब ये बिल से क्या बन गया? एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या पहले देख लीजिए। इट इंट्रोड्यूसेस डेटा प्रोटेक्शन लॉ विथ मिनिमम डिसरप्शन, इनेबल्स इंडियाज डिजिटल इकॉनमी, इट विल इनेबल इंडियाज डिजिटल इकॉनमी। फिर ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट करेगा।
ठीक है। ये एक्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी दिनों से, साल 2 साल 3 साल से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी दोस्तों तब जाकर ये एक्ट आया है। देखिए इसका बैकग्राउंड पहले समझते हैं क्या है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी केस में एक जजमेंट दिया और बोला कि प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है। तो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है और बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में हम लोगों का डिजिटल स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हमारी होती है। तो उस डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना फिर हमारी क्या है, फंडामेंटल राइट है। और इसीलिए एक्ट आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। फिर इसके बाद केएस पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद में एक ये कमेटी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा कमेटी बनाई गई, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी। अगेन बोला एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। केएस पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स माना गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कमेटी बनाई, किसके अंदर, जस्टिस श्री कृष्णा के अंदर। ठीक है। तो ये भी आपको देना है। और इसने क्या किया, इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का, इनिशियल ड्राफ्ट। ठीक है। फिर इसको गवर्नमेंट ने रिवाइज किया और इंट्रोड्यूस किया 2019 में। ठीक है। फिर 2022 में इसको विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने, बोला कि अभी इसमें कुछ चेंज करना है। फिर मिनिस्ट्री ने फिर से एक ड्राफ्ट रिलीज किया 2022 में, जिसको 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की तरह इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, ये सबसे पहले केएस पुट्टास्वामी, देखिए सबसे पहले केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, फिर जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट, फिर इंट्रोड्यूस किया गया 2019 में, फिर उसको वापस ले लिया गया, फिर री इंट्रोड्यूस किया गया 2022 में, और वही अब हमारा एक्ट बन गया है। ठीक है। अब देखिए ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। अगेन ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, बहुत ज़्यादा लिखिए मत, बट आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगी। जैसे द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंटेड लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ पर्सनल डेटा। अगर किसी का पर्सनल डेटा है तो उससे कंसेंट लेकर के लॉफुल तरीके से और ट्रांसपेरेंट मैनर में उसको यूज किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन। देखिए अगर आपने बोला है कि मेरा डेटा यूज किया जाए पर्टिकुलर पर्पस ए के लिए, तो पर्टिकुलर पर्पस ए के लिए ही आपका डेटा यूज किया जाएगा, पर्पस लिमिटेशन करती गई। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन। अगर आपकी मिनिमम डेटा से काम चल सकता है, कलेक्ट करके काम चल सकता है, तो आपकी बाकी डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डेटा एक्यूरेसी, इंश्योरिंग डेटा इज करेक्ट एंड अपडेटेड। ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन, डेटा को तभी तक स्टोर करना है जब तक उसका पर्पस है, उसके बाद डेटा को इरेज कर देना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, अगर नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में ये सारे रूल्स को थोड़ा वायलेट भी किया जा सकता है। ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह जो है, जो आपके डेटा को हैंडल कर रही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट की गई है। तो ये आपके 7 प्रिंसिपल्स हैं, इसको बार बार गो थ्रू करिए। ठीक है। अब आइए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस में। तो ये एम करता है टू रेगुलेट द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा व्हाइल इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स राइट टू प्रोटेक्ट देयर डेटा एंड नीड टू प्रोसेस इट फॉर लॉफुल पर्पसेस। अगेन वो जो पहला प्रिंसिपल था वही, कि आपके डेटा को ये किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, लॉफुल मैनर में। ठीक है। और ज़्यादातर आप ही का अधिकार, मतलब आप अलाउ करेंगे तभी ये काम किया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए इट प्रोटेक्ट्स डिजिटल पर्सनल डेटा बाय प्रोवाइडिंग, डिजिटल पर्सनल डेटा को ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे कैसे, द ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूशियरी, जो कंपनीज हैं जो आपके डेटा को प्रोसेस करेंगी, उनके कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है। ऑब्लिगेशंस है रिलेटेड टू कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनी अदर ऑपरेशन ऑफ पर्सनल डेटा। फिर देखिए द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स। डेटा प्रिंसिपल वो इंसान हुआ जिसका डेटा है, मान लो मैं इंसान हूँ, मेरा कुछ हेल्थ रिलेटेड डेटा है, तो मैं कहलाऊंगा डेटा प्रिंसिपल। फिर फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर ब्रीच, अगर कोई ब्रीच की गई है, ठीक है, तो उससे फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाई जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसके प्रोविजंस देखते हैं दोस्तों, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये। तो प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया वेयर सच डेटा इज कलेक्टेड इन डिजिटल फॉर्म और इन नॉन डिजिटल फॉर्म। देखिए डेटा दो तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, एक तो डिजिटल फॉर्म में ही डेटा कलेक्ट कर लिया गया, या फिर एक डेटा हुआ फिजिकल फॉर्म में कलेक्ट किया गया। जैसे मान लीजिए
उसको रजिस्टर में आकर के उसको कलेक्ट किया गया और उसको बाद में डिजिटाइज कर दिया गया। तो इन दोनों टाइप के डेटा पर ये एप्लीकेबल है। भले कलेक्शन उसका फिजिकल फॉर्म में हुआ हो, लेकिन अगर बाद में उसको डिजिटाइज किया गया हो तो इट इज़ एप्लीकेबल टू दिस टाइप ऑफ डेटा ऑल्सो। फिर देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया इफ़ इट इज़ फॉर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया। यानी जो डेटा है उसकी प्रोसेसिंग इंडिया के बाहर अलाउ की जा सकती है अगर वो इंडिया में कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो इट डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस। अगर आप खुद के लिए अपने ही डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर देखिए, पर्सनल डेटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल। तो ये आप समझ लीजिए कि इसकी एप्लीकेशन है बेसिकली पर्सनल डेटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट करके उसको डिजिटाइज भी किया जा सकता है। फिर देखिए, कंसेंट किसमें बात की गई है। पर्सनल डेटा में भी प्रोसेस्ड ओनली बाय ए लॉफुल पर्पस। ठीक है, और जिसका भी डेटा प्रिंसिपल, जैसे मेरा डेटा है, मैंने उसको दिया, बाद में मैं कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता हूँ कि अब मेरा डेटा मुझे लौटा दो या मेरे डेटा को प्रोसेस मत करो। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को इसने इस्टेब्लिश किया है। इट हैज़ इस्टेब्लिश्ड डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके फंक्शंस क्या क्या रहेंगे। मॉनिटरिंग कंप्लायंस, क्या क्या जो जो कंप्लायंस उसको मॉनिटर करेगा। डायरेक्टिंग डेटा फिड्यूसरीज टू टेक नेसेसरी मेजर्स। ठीक है, जब भी डेटा ब्रीच होगा तो डेटा फिड्यूसरीज जो हैं, जो डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, उनको नेसेसरी मेजर्स लेने के लिए वो डायरेक्ट करेगा। फिर हियरिंग ग्रीवांसेस, अगर कोई ग्रीवांसेस हो गया तो उसको ये सुनेगा। कौन? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इन सब से काम नहीं चला तो लास्ट में फिर मामला जाएगा टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, यानी पहले जाएगा मामला डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। अगर यहाँ से आपका ग्रीवेंस रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप जा सकते हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। फिर देखिए, डेटा प्रिंसिपल के क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, यानी जिसका डेटा है उसके, तो टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, यानी कि क्या क्या प्रोसेसिंग किया जाएगा मेरे डेटा का, वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। सीक करेक्शन एंड इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा, अगर आप अपने पर्सनल डेटा को चेंज करना चाहते हैं या डिलीट करवाना चाहते हैं तो वो भी आपके पास अधिकार है। फिर ग्रीवांस रिड्रेसल का आपके पास अधिकार है। फिर राइट टू नॉमिनेट ए पर्सन टू एक्सरसाइज, अगर आपकी डेथ या कुछ हो जाती है तो आप अब नॉमिनेट कर सकते हैं कि मेरे डेटा पर इस इंसान का अधिकार होगा। ठीक है, अगर डेटा प्रिंसिपल, जिसका डेटा, अगर उसने कोई फॉल्स या फ्रिवलस कंप्लेन दायर किया तो उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी 10,000 रुपये तक की। ठीक है, फिर फिड्यूशियरीज, जो कंपनीज है जो डेटा को प्रोसेस करेंगे, ठीक है, उनका क्या क्या ऑब्लिगेशंस है टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। फिर रीजनेबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, डेटा ब्रीच ना हो जाए। फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना अगर कभी भी डेटा ब्रीच होता है तो। फिर देखिए, इरेज पर्सनल डेटा एज सुन एज द पर्सन पर्पस हैज बीन मेड, जैसे ही पर्पस खत्म हो जाए वैसे ही उस डेटा को, पर्सनल डेटा को इरेज करो। फिर सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज, एक तो हो गए डेटा फिड्यूसरीज और जो बड़े डेटा फिड्यूसरीज हो गए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको नोटिफाई करेगा सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज के रूप में। तो उनके क्या क्या क्राइटेरिया हैं सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी के रूप में, आप अगर आपको आइडेंटिफाई होना है तो बहुत बड़े वॉल्यूम पर या फिर बहुत सेंसिटिव पर्सनल डेटा को अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो, या फिर रिस्क थ्रू द राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल, जो जिसका डेटा है उसको आपके डेटा प्रोसेसिंग से कोई रिस्क हो सकता है अगर आप कुछ भी गलती हुई तो। फिर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब आपके पास सेंसिटिव डेटा है इंडियन सोवरेंटी से रिलेटेड। फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को प्रभावित कर सकता है आपका डेटा प्रोसेसिंग। फिर रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कॉज कर सकता है, या फिर पब्लिक ऑर्डर में उससे कुछ परेशानी आ सकती है। तो ऐसे डेटा फिड्यूसरीज को बोला जाएगा सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज। तो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज को जो है एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। ठीक है, और जो कि इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर भी एक रहेगा और इम्पैक्ट असेसमेंट वो करते रहेगा बीच बीच में। ठीक है, अलग अलग डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड। देखिए, एग्जाम्पशंस क्या क्या है। तो एग्जाम्पशंस हैं फॉर नोटिफाइड एजेंसी, जैसे ईडी, सीबीआई, इन सबको एग्जाम्पशंस दिया है। रिसर्च, आर्काइविंग और स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए भी यहाँ पर एग्जाम्पशंस दिया गया है। स्टार्टअप्स और अदर नोटिफाइड कैटेगरीज को ऑफ डेटा फिड्यूसरीज को भी एग्जाम्पशंस दिया गया है। फिर लीगल राइट्स और लीगल क्लेम्स इन्फोर्स करने के लिए भी यहाँ पर इस एग्जाम्पशंस दिया गया है। फिर प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, अगर ऑफेंसेस है तब तो वो आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करेंगे ही। आपने कोई क्राइम किया तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो आपका डेटा ले सकते हैं। टू परफॉर्म जुडिशियल और रेगुलेटरी फंक्शंस, अगेन
प्रोसेस इन टू प्रोसेस इन इंडिया पर्सनल डेटा ऑफ नॉन रेजिडेंट्स अंडर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अलावा भी कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ को एग्जेम्प्ट कर सकती है इस एक्ट के प्रोविजन से। ठीक है, किस लिए? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, यानी देश के सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अलावा भी लोगों को एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन। पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन जो है, डेटा प्रोड्यूसरी मस्ट नॉट अंडरटेक प्रोसेसिंग दैट इज लाइकली टू कॉज एनी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन वेलबींग ऑफ ए चाइल्ड, यानी वेलबींग ऑफ ए चाइल्ड पर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके डेटा प्रोसेसिंग से। फिर आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, बिहेवियर मॉनिटर नहीं कर सकते, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते छोटे बच्चों को। फिर देखिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर बिल अलाउज द ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट टू कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी अगर किसी कंट्री को गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया वहाँ तो इंडिया का डेटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बट बाकी कंट्रीज में ये डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। और पेनाल्टीज की भी बात की गई दोस्तों, 200 करोड़ 250 करोड़ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया सारा प्रोविजंस। इसको आपको बार बार सुनना होगा, आपके पास दिमाग में रफली चीज़ें होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत तो नहीं है। लिमिटेशंस क्या क्या है इस एक्ट के देख लीजिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। जैसे जो जो एग्जाम्पन्स दिए गए हैं, स्टेट ने बहुत सारे एग्जाम्पन्स रख लिए हैं डेटा कलेक्शंस के रिगार्डिंग, डेटा प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग। तो अगर इन एग्जाम्पन्स का वाइड स्प्रेड यूज होता है तो फिर ये आपकी फंडामेंटल राइट्स यानी राइट टू प्राइवेसी वगैरह का वायलेशन है। फिर देखिए, इनएडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, फिर देखिए, कॉम्पेंसेशन नहीं है, अगर डेटा ब्रीच होता है तो उसमें कॉम्पेंसेशन की बात नहीं की गई है। फिर देखिए, कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है ग्रीवांस रिड्यूसल का। तो सबसे पहले तो आपको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाना है, वो किया तो किया, नहीं तो फिर TDSAT के पास जाइए, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके पास जाइए। तो ये एक तरीके का कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है, आपका होना चाहिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड होना चाहिए। फिर देखिए, RTI को एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स नहीं मांगा जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये भी एक तरीके से ये है भाई, हम लोग को तो अधिकार है उनके बारे में जानने का कि अगर उनका प्रॉपर्टी बढ़ा है कुछ भी है। ठीक है, तो RTI को जो है यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। फिर देखिए, क्लियर डेफिनेशन जो है बहुत चीज़ों का नहीं है, जैसे डेट्रीमेंटल इफेक्ट, इस बात का क्या मतलब है। फिर देखिए, और एनी गाइडेंस फॉर द डिटरमाइनिंग सच इफेक्ट, वेलबींग ऑफ चाइल्ड, इन सब चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब कुछ भी इसका मीनिंग लिया जा सकता है और फिर डेटा प्रोड्यूसरीज को पनिश किया जा सकता है। फिर देखिए, नो प्रोविजन फॉर सम राइट्स, कुछ राइट्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। द एक्ट डज नॉट ग्रांट द राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी एंड राइट टू बी फॉरगटन। देखिए, राइट टू बी फॉरगटन इंडिया से बाहर दे भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये इस एक्ट में राइट टू बी फॉरगटन यानी कि मेरी सारी डेटा को डिलीट करो, इस टाइप के राइट्स की बात नहीं की गई है। यहाँ देख लीजिए, राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन एंड रीयूज देयर पर्सनल डेटा फॉर देयर ओन पर्पस अक्रॉस डिफरेंट सर्विसेज। मान लीजिए आपने एक किसी सर्विस में अपना डेटा अपलोड कर दिया, अब चाहते हैं कि मैं दूसरे सर्विस में इसी डेटा को यूटिलाइज करूँ, तो इस पोर्टेबिलिटी का राइट होना चाहिए। फिर राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है, इट इज़ राइट टू रिमूव और इरेज कंटेंट सो दैट इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, तो इस टाइप का भी आपको राइट होना चाहिए। फिर वे फॉरवर्ड क्या है, तो देखिए, क्रॉस बॉर्डर डेटा गवर्नेंस पर मैकेनिज्म्स डेवलप करना चाहिए इंडिया को दूसरे कंट्रीज के साथ मिल करके। फिर डेटा राइट्स, द राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी एंड राइट टू फॉरगॉटन शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, फिर देखिए, प्रिवेंट मिसयूज को प्रिवेंट करिए, डेटा ब्रीच को। ठीक है, और फिर देखिए, क्वान्टिफाइंग टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम शुड बी डिफाइंड टू डिलीट द डेटा। अगर एक बार पर्पस सर्व हो गया है डेटा का, तो मान लीजिए 3 मंथ्स 6 मंथ्स ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसके अंतर्गत डेटा को डिलीट करो, अदरवाइज बहुत बाद में बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो उन डेटा का मिसयूज किया जा सकता है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर दो एक्ट्स हैं, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। एक है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये लाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और एक है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग। तो एक है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन, और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो ये कहता है, इट अप्लाइज टू प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा होली और पार्टली बाय ऑटोमेटेड मीन्स। ठीक है, और ये अप्लाई करता है टू डिजिटाइड पर्सनल डेटा एंड नॉन डिजिटाइड पर्सनल डेटा विच इज सब्सिक्वेंटली डिजिटाइड। तो आप समझ जाइए कि जो ये हमारे ही एक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो डेटा या तो डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट हुआ हो या फिजिकल फॉर्म में कलेक्ट किया हो और आगे उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया हो, इन दोनों पर ही एप्लीकेबल है। फिर देखिए, माइनर्स अंडर 16
नीड पेरेंटल कंसेंट, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कंसेंट चाहिए। इंडियन वाले लॉ में क्या है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पेरेंट का कंसेंट चाहिए। फिर देखिए कोई भी डेटा ब्रीच होती है तो 72 घंटे के अंदर उसको नोटिफाई करना जरूरी है, ऐसा कोई टाइम फ्रेम इंडियन वाले एक्ट में नहीं है। फिर देखिए इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू नॉमिनेट, ये राइट टू नॉमिनेट अपना डेटा नॉमिनी का जो है बात इसमें यूरोपियन यूनियन वाले एक्ट में नहीं किया गया, लेकिन इंडिया में किया गया है राइट टू नॉमिनेट। ठीक है कि मैं मर जाता हूँ, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे डेटा पर इस इंसान का अधिकार होगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन वाले एक्ट में राइट टू पोर्टेबिलिटी है। ठीक है, राइट टू पोर्टेबिलिटी है, जो कि इंडियन वाले एक्ट में राइट टू पोर्टेबिलिटी ऑफ डेटा नहीं है। फिर देखिए ये जो एक्ट है वो यानी यूरोपियन यूनियन वाला एक्ट बात करता है स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू थर्ड कंट्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर द एक्ट हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड एनी ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग पर्सनल डेटा, इसकी बात नहीं कही गई है थर्ड कंट्री में ये करने की। फिर देखिए बोथ कंट्रोलर्स एंड प्रोसेसर्स आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू अपॉइंट डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। इंडिया में सिर्फ यानी यूरोपियन वाले में सारे कंट्रोलर्स और प्रोसेसर ऑफ डेटा जो है उनको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करने हैं। इंडिया के केस में ओनली जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी हैं उनको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत है। फिर देखिए डेटा कंट्रोलर एंड डेटा प्रोसेसर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटी, जितने भी उन्होंने प्रोसेसिंग की है डेटा के ऊपर उसका रिकॉर्ड्स इनको मेंटेन करना है। इंडियन एक्ट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑब्लिगेशन फॉर डेटा प्रोड्यूसरीज टू, मतलब इंडियन जो एक्ट है वो नहीं डेटा प्रोड्यूसरी को ऐसा मैंडेट नहीं करता है कि आपने जितनी भी प्रोसेसिंग की है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो। ठीक है, तो ये सारे इसके डिफरेंसेस हो गए, इसको प्लीज़ कई बार आपको गो थ्रू करना होगा। अगेन आप इतने बड़े टॉपिक का नोट्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इवन दो ऑल पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। फिर देखिए रिफॉर्मिंग इंडियाज क्रिमिनल लॉज, अब क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड बहुत बड़ा रिफॉर्म आया दोस्तों। देखिए पहले एक आता था एक्ट इंडियन पेनल कोड 1860, इसको रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 से। फिर एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था 1973 का, इसको रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। फिर एक एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से। तो देखिए ओवरऑल आप जान जाइए कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ही किया गया है। तो जो जो प्रॉब्लम्स थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो हो गई इन सारे बिल्स का नीड, इन सारे बिल्स की क्या आवश्यकता थी। तो जैसे एड्रेसिंग लार्ज पेंडेंसी इन कोर्ट्स, आपको पता है कि इंडियन कोर्ट्स में टोटल 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। ठीक है, तो उसको एड्रेस करने के लिए लाया गया है। फिर टाइमली जस्टिस डिलीवरी के लिए भी इन सारे एक्ट्स को लाया गया है। फिर कन्विक्शन रेट बहुत कम हो गया है, अराउंड 50% ही है कन्विक्शन रेट, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वगैरह इफिशियंट नहीं है, तो उसको भी इंक्रीज करने के लिए इन एक्ट्स को लाया गया है। फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए देखिए ये 100 200 साल पुराने जो एक्ट हैं, 150 साल पुराने एक्ट्स जो हैं वो इवॉल्विंग सोसाइटी के साथ इवॉल्व करना भी उनको ज़रूरी है, इसलिए भी इन एक्ट्स को लाया गया है। फिर कॉलोनियल लेगेसी को भी रिमूव करना है दोस्तों। जैसे पहले इंडियन पेनल कोड ये सारा कुछ क्या है ब्रिटिश लेगेसी को लेकर के चलता है, तो उसको हटा दिया गया कम से कम। अब ये है कि अपने पास इंडिया के पास अपना खुद का एक्ट है। ठीक है, तो ये बात है। चलिए तो इसमें 3 एक्ट है, जिसमें से पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन पेनल कोड 1860 को। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो इसका बैकग्राउंड क्या है कि पहले फर्स्ट लॉ कमीशन बिठाया गया था टीबी मैकॉले के द्वारा, और उसी ने क्या किया था ये इंडियन पेनल कोड का ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया था 1837 में। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट होते होते टाइम लग गया था, तो ये इनेक्ट किया गया था 1860 में और इम्प्लीमेंट किया गया था 1862 में। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के अंतर्गत, मतलब इसने पहला लॉ कमीशन बनाया था और इसी ने ये ड्राफ्ट तैयार किया था इंडियन पेनल कोड का। एनीवेज इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स वगैरह हुए और ये लॉ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। इसीलिए न्यू बिल का एम क्या क्या है कि स्ट्रेंथन लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना, सिंप्लीफाई करना लीगल प्रोसीजर को, एंड एग्जिस्टिंग लॉ रिलेवेंट टू कंटेम्प्रेरी सिचुएशन, मतलब ऐसा लॉ बनाना जो कि कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के लिए क्या हो रिलेवेंट हो। ठीक है,
अब आइए चलिए देखते हैं ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं उसको देख लेते हैं। जैसे सेडिशन के बारे में बात किया गया है कि बिल ने सेडिशन को रिमूव कर दिया है। सेडिशन था सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, इसको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन इसके जगह पर दूसरा प्रोविजन है जो कि बात करता है जो पनिशमेंट देगा। कब पनिशमेंट देगा? तो एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट सेसेशन, आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज। यानी आर्म्ड रिबेलियन करें आप, या भारत को तोड़ने की बात करें, या फिर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करें तो आपको फिर पनिश किया जाएगा। इनकरेजिंग फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ की भावना को अगर आप प्रमोट करें तो भी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। एंडेंजरिंग द सोवरेंटी ऑफ और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो मतलब देश विरोधी आप काम कुछ भी करेंगे तो आपको सजा मिलेगा। देखिए ये इस नए कानून का नाम है देशद्रोह कानून, पहले था राजद्रोह, अब आ गया देशद्रोह। ठीक है, मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटीज अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपके खिलाफ सजा कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं इसके लिए आप एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल मीन्स किसी की चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। यानी देश विरोधी काम करने के लिए आप कुछ शब्द बोल रहे हैं, कुछ साइंस दे रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे हैं, तो वो सारा कुछ कंसिडर किया जाएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया सेडिशन के रिगार्डिंग। दूसरा टेररिज्म। दोस्तों इस एक्ट ने क्या किया है, टेररिज्म को डिफाइन किया है। तो सबसे पहली बात ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता हैज डिफाइंड टेररिज्म। ठीक है, डेफिनेशन क्या है वो आपको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख जरूर लो, बट यू नीड टू नो दैट दिस एक्ट डिफाइंस टेररिज्म एज एन ऑफेंस। तो इट डिफाइंस टेररिज्म एज एन एक्ट दैट इंटेंड्स टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, टू इंटिमिडेट द जनरल पब्लिक और डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। और टेररिस्ट एक्ट में इंक्लूड होगा यूजिंग फायर आर्म्स, बम, मतलब टेररिस्ट एक्ट ये सब है। फायर आर्म यूज करना, हजार्डस सब्सटेंसेस यूज करना, किसी के लाइफ को डेंजर क्रिएट करना, डर की भाव के मैसेज को फैलाना, किसी का प्रॉपर्टी डैमेज करना, एसेंशियल सर्विसेज जैसे ट्रेन, टेलीफोन, इन सब को डिसरप्ट करना। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो जाएगा आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज़। फिर दोस्तों इसने क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी एज एन ऑफेंस डिफाइन किया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफाइन किया है। तो ये भी इसका पॉइंट है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि दिस एक्ट हैज़ डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब इस एक्ट का पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है वो देख लीजिए। तो एक तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है दोस्तों, कुछ कुछ जगह जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सब जो टर्म नहीं डिफाइंड है तो उनका इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव हो सकता है। सबवर्सिव एक्टिविटीज क्या हो सकता है, तो ये भी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। टेररिस्ट एक्ट्स में तो काफ़ी तक डिफाइन किया गया है, बट इसका भी क्या कह जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है किसी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ऑल दिस टर्म्स नीड टू बी डिफाइंड क्लियरली। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव आपका यूज हो सके इनका। फिर देखिए पुलिसिंग पावर्स थोड़ी इन्हांस हो जाएगी इससे। फिर देखिए एग्जिस्टिंग ट्रायल्स में डिले भी हो सकता है, क्योंकि क्या है अचानक से शिफ्ट होगा सिस्टम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ, तो बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है डिले, जो जुडिशल पेंडेंसी अचानक से बढ़ सकती है। तो इसीलिए हम लोग को देखना होगा कि ग्रेजुअली कैसे हम लोग पहले वाले सिस्टम से इस सिस्टम की तरफ बढ़ें। ठीक है, फिर देखिए दूसरा एक्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक। अभी ये बिल है, हालांकि दोनों लोकसभा राज्यसभा ने अब तो इसको पास कर दिया है, बट चलिए अब इसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये रिपील करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। ठीक है, अभी इसका बैकग्राउंड देख लीजिए। इसको सबसे पहले 1882 में ला गया था, फिर इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए ये सब हम लोग को जानना नहीं है, लेकिन हम लोग पास लेटेस्ट था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब ये जो नए वाला बिल है यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो ये डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स की बात करता है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है अंडर ट्रायल और उसने अपना 1/3 सेंटेंस, मान लीजिए आपका 6 साल की आपको सज़ा मिलेगी, अगर आपका जो गुनाह है वो साबित हो जाता है तो, और आप 2 साल तक अगर रह लिए जेल में ऑलरेडी, तो फिर आपको बेल दे दिया जाएगा, आपको बेल दे दिया जाएगा, बेल देने में आपको देरी नहीं की जाएगी। फिर देखिए इफ द अक्यूज्ड हैज स्पेंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मान लीजिए 6 साल की सज़ा थी और आपने 3 साल रह लिया, ठीक है, तो फिर आपको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर आप डेथ पेनल्टी की सज़ा आपको मिल सकती है, अगर आपका गुनाह साबित होता है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, तो उस केस में आपको नहीं छोड़ा जाएगा दोस्तों, क्योंकि छोड़ा जाएगा भाग जाएंगे इधर उधर। ठीक है,
तो ये चीज़ है। फिर देखिए ट्रायल्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी ट्रायल्स कंडक्ट किया जा सकता है, यानी कि ऑनलाइन हियरिंग वगैरह को इसने लीगल बना दिया है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड, अगर पुलिस ऑफिसर चाहें तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, कुछ सर्टेन ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसकी सज़ा अगर 7 साल से ज़्यादा है तो उसका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। फिर सिग्नेचर एंड फिंगर इम्प्रेशंस, अगर ये चाहे पुलिस चाहे तो आपका सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन, वॉइस सैंपल्स ये सब कलेक्ट कर सकती है। आप अरेस्टेड पर्सन हो या फिर नॉन अरेस्टेड हो, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए वो ये सारा कुछ कलेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें टाइमलाइन की बात की जा रही है। इट प्रिस्क्राइब्स टाइमलाइन फॉर वेरियस प्रोसीजर सच एज गिविंग जजमेंट, जजमेंट के लिए टाइमलाइन दिया है। इन्फॉर्मिंग विक्टिम्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज, ये नहीं कि हाँ इंडेफिनिट पीरियड तक के लिए जो है चार्जशीट नहीं फाइल की गई, इंडेफिनिट पीरियड तक जो है कोर्ट में ही केस खींचा चला जा रहा है। फिर देखिए ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ ऑफेंडर, अगर आप ऑफेंडर हैं और आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं बार बार, फिर भी ट्रायल कंटिन्यू रहेगा, ये नहीं कि कोर्ट नहीं गए तो एडजर्न हो गया और आप बाहर बेल में घूम रहे हैं, ठीक है, फिर भी ट्रायल चलते रहेगा और जल्दी से जल्दी आपको सज़ा सुना दी जाएगी। फिर देखिए स्टॉपिंग पॉलिटिकल वेवर ऑफ पनिशमेंट्स, द बिल एड्स दैट डेथ सेंटेंस कैन only be converted to life imprisonment and life imprisonment can be pardoned only within 7 years of punishment। दोस्तों इसमें बात यह है कि ऐसा नहीं कि कोई मान लीजिए अगर कोई कल्प्रिट है, ठीक है, और उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टी से बोल करके अपने सेंटेंस को कन्वर्ट ना करा ले, या फिर मतलब पार्डनिंग पावर का मिसयूज ना हो, बस ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, तो ये केस डिस्पोजल को एक्सपेडाइट कर देगा, मतलब जल्दी जल्दी केस डिस्पोजल होगा दोस्तों। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो जाएगी, आपको पता चल गया कि जो ऑनलाइन हियरिंग वगैरह है वो सारा अब लीगल हो गया है। जो विक्टिम्स के अधिकार हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर आप कहीं पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ क्राइम हुआ किसी दूसरे सिटी में, ठीक है, आप दूसरे सिटी में भी जाकर के पुलिस को बोल सकते हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, और उस पुलिस को भी आप एफआईआर रजिस्टर करना होगा, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में क्या आएगा दोस्तों, फेयरनेस आएगा, ठीक है। डिटेंशन पीरियड जो है वो आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा इसके तहत, ठीक है। तो ये सारा अभी बिल है, हालांकि दोनों इसने पास तो कर दिया है, अभी प्रेसिडेंट इसको तो एसेंट दे ही देंगे। फिर देखिए तीसरा बिल है आपका भारतीय साक्ष्य बिल 2023, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ये रिपील करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, ठीक है। अब देखिए 3 टाइप के एक्ट होते हैं, इसको लिख लीजिए, पूरा मत लिखिएगा प्रीलिम्स के लिए, बट इतना लिख लीजिए जरूर कि एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ, और एक होता है एडजेक्टिव लॉ, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लीजिए सब्सटेंटिव लॉ का एग्जाम्पल है आईपीसी, प्रोसीजरल लॉ का एग्जाम्पल है सीआरपीसी, और एडजेक्टिव लॉ का एग्जाम्पल है भारतीय साक्ष्य बिल या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट। आईपीसी है अगर सब्सटेंटिव लॉ का एग्जाम्पल, तो भारतीय न्याय संहिता भी इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर सीआरपीसी एग्जाम्पल है प्रोसीजरल लॉ का, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी इसका एग्जाम्पल हो गया। और एडजेक्टिव लॉ का जो एग्जाम्पल है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर उसका नया वर्जन भारतीय साक्ष्य बिल, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप लिख लीजिए। कहीं क्वेश्चन में ये मैथ द फॉलोइंग करके आ गया तो प्लीज़ इसको गलत मत कर देना। तो चलिए अब इसका बैकग्राउंड आप देख लीजिए कि ये 1872 में आया था इंडियन एविडेंस एक्ट, और फिर बाकी आपको उसके देखने की जरूरत नहीं है। अब इस बिल के क्या क्या प्रोविजन है वो देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को ये एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इट एक्सपेंड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेमीकंडक्टर, मतलब मोबाइल में, लैपटॉप में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उन सबको ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करेगा। दिस विल ऑल्सो इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑन ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, स्मार्टफोन्स, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल्स। पहले ये सारे चीज़ें जो है एज एन एविडेंस एक्सेप्ट नहीं की जाती थी दोस्तों। फिर देखिए ओरल एविडेंस जो है वो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली देते हैं तो उसको भी ओरल एविडेंस माना जाएगा। ये नहीं कि मतलब जज है यहाँ पर, जज के सामने ओरल एविडेंस नहीं भी देते हैं, यहाँ फ़ोन के थ्रू, यहाँ पर आप फ़ोन पे बोल रहे हैं और यहाँ पे जज एक दूसरे फ़ोन से इसको सुन रहा है, तो फिर भी इसको ओरल एविडेंस काउंट किया जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए ज्वाइंट ट्रायल्स होगा, ज्वाइंट ट्रायल्स चलाया जा सकता है। मान लीजिए दो लोग हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है। पर्सन ए और बी ने मिल करके क्राइम किया। पर्सन ए ने बोला कि हाँ हम दोनों ने मिल करके मर्डर किया था, ठीक है। पर्सन सी का ये बात प्रूफ हो जाता है कि ये ए सही बोल रहा है, तो फिर बी अगर ये बोले या ना बोले फिर भी इसको मान लिया जाएगा कि बी ने भी क्या किया है, गवाही मतलब बोल दिया, कन्फेशन कर लिया कि हाँ मैंने भी इसको मारने में हेल्प किया था, ठीक है। तो ये हो गया ज्वाइंट ट्रायल से रिलेटेड। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है दोस्तों, तो इसका इम्पैक्ट होगा यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर प्राइवेसी का लेकिन थोड़ा इशूज आ सकता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस निकालने के लिए जो पुलिस रहेगी वो आपके मोबाइल डिवाइसेस, आपके लैपटॉप, इन सब में क्या करेगी, इन सब के अंदर जाना चाहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो इशू, प्राइवेसी वाला इशू आ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं CEC एंड अदर इसी, ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के लिए रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। देखिए मैं आपको इसे शॉर्ट में बता देता हूँ बैकग्राउंड क्या है। आर्टिकल 324 जो है वो बात करता है इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। मतलब ये कहा है कि इंडिया जितना भी इलेक्शंस होगा लोकसभा का, ठीक है, और स्टेट असेंबलीज का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, इन सब का इलेक्शन जो है वो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, ठीक है। यानी उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन होगा, इसकी बात की गई। और उसमें ये भी बोला गया था दोस्तों कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ टू डिफाइन द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब इलेक्शन कमिश्नर वगैरह का जो अपॉइंटमेंट होगा उसके रिगार्डिंग जो लॉ है वो पार्लियामेंट बना सकती है। अब हुआ क्या कि इसके बाद जो है इतने सारे इलेक्शंस हो गए 1952 से 2019 तक, इतने सारे जनरल इलेक्शंस हो गए, लेकिन पार्लियामेंट ने ये एक्ट ही नहीं बनाया, ठीक है। और क्या करती थी गवर्नमेंट, सीधा जो है इलेक्शन कमिश्नर को चूज करती थी, प्रेसिडेंट को बताते थे, प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट कर देती थी। तो ये एक तरीके से क्या हो गया दोस्तों, लेजिस्लेटिव वैक्यूम का एग्जाम्पल हो गया, लेजिस्लेटिव वैक्यूम। इस लेजिस्लेटिव वैक्यूम को फिल किया था सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर अनूप बरनवाल केस में। देखिए अनूप बरनवाल केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक तुम ये एक्ट नहीं बना दे रहे हो तब तक भैया जो इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका अपॉइंटमेंट होगा 3 मेंबर कमेटी के द्वारा। माफ करिएगा दोस्तों, तो 3 मेंबर कमेटी के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट होगा। और ये 3 मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो एक हो गया प्राइम मिनिस्टर, एक हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और एक हो गया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया ना, ये इसकी बात की थी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसी जो प्रोविजन को ख़त्म करने के लिए ये बिल लाया गया है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्या अपॉइंट करने के लिए जो प्रोसेस डिफाइंड नहीं था, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का डिफाइंड प्रोसेस जो है पार्लियामेंट को पसंद नहीं था, क्योंकि क्या है ये प्रोसेस बिल्कुल निष्पक्ष हो गया था। देखो हालांकि ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, एक तरफ हो गया गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, एक तरफ हो गया अपोजिशन का रिप्रेजेंटेटिव, और एक तरफ हो गया सुप्रीम कोर्ट का जज। तो ये देखिए गवर्नमेंट और अपोजिशन हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहेगी। तो अब इलेक्शन कमिश्नर को हमेशा कौन डिसाइड करेगा, चीफ जस्टिस, ठीक है। पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर आ गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसी को नल एंड वाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नया बिल लेकर के आया है, हालांकि अभी एक्ट भी बन गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये रिपील करता है ये जो कि इलेक्शन ये एक्ट को ये रिपील करता है 1991 के, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या क्या है। बिल एम्स टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर, इससे ठीक है, यही तो इसका प्रोविजन है, ये देख लीजिए आप। अब सीधे इसके बिल्स के हाईलाइट में आते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था अनूप बरनवाल केस में, ठीक है। और इसमें जो है इलेक्शन कमिश्नर को कैसे इलेक्ट किया जाता, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के द्वारा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा,
ठीक है, ये 3 मेंबर कमेटी, इसको अब इस बिल ने हटा दिया है, लेकिन अब इस बिल के प्रोविजंस को देखते हैं हम लोग सीधे। तो अपॉइंटमेंट के लिए जो सिलेक्शन कमेटी होगी, अब उसमें 3 मेंबर होंगे इसमें भी, लेकिन इसमें एक होगा प्राइम मिनिस्टर होंगे चेयरपर्सन, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे इसके 1 मेंबर, और एक और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिसको प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करेंगे। तो देखिए 3 मेंबर में तो 2 मेंबर हो गए, एक रूलिंग पार्टी के और एक अपोजिंग पार्टी का। तो अब जो है इलेक्शन कमिश्नर के नॉमिनेशन पर पूरी तरीके से रूलिंग पार्टी का दबदबा हो गया है, ठीक है। बाकी देखिए, तो ये सिलेक्शन कमेटी के पास जाने से पहले एक बार सर्च कमेटी इसको सर्च करेगी कि कौन कौन से लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है, और इस सर्च कमेटी में होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, इसके हेड होंगे, और 2 अदर मेंबर्स होंगे जिनका रैंक सेक्रेटरी के नीचे नहीं होना चाहिए। फिर ये लोग पैनल ऑफ 5 पर्सन्स बनाएंगे, मतलब ये सब इसका प्रोसेस है दोस्तों। आप सीधे देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो आप जो भी आदमी को इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाना है, वो रैंक ऑफ सेक्रेटरी से नीचे उसकी रैंक नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और उस इंसान के पास इलेक्शन के कंडक्ट के से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए ये सेक्रेटरी बना है तो कभी ना कभी ये जिला मजिस्ट्रेट होगा, डीएम वगैरह होंगे, और डीएम क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है किसी भी जिले में जब भी इलेक्शन होता है, तो ठीक है, वही काउंट करके बताता है कि हाँ यहाँ पर ये पार्टी विजयी होती है। वहीं से उसके पास क्या होगा, इलेक्शन कंडक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया है, ठीक है। और जब जब ये सेक्रेटरी बना है तो उसके पास तो एक्सपीरियंस होगा ही। तो वैसे ही लोगों को आप इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। इसमें टर्म ऑफ ऑफिस डिफाइन किया गया दोस्तों 6 साल, ठीक है, या फिर 65 ईयर्स, इसमें से जो भी पहले ख़त्म हो जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 साल तक आप सर्व कर सकते हैं, और 65 ईयर्स ऑफ एज तक आप सर्व कर सकते हैं। कोई भी इसमें रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता है, इलेक्शन कमिश्नर दोबारा इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी जो टोटल जो इसकी टेन्योर होगी वो होगी 6 ईयर्स। अगर इलेक्शन कमिश्नर वो रह चुका है 4 साल, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बचे हुए 2 साल के लिए ही रह सकता है दोस्तों। यानी ओवरऑल कोई भी इंसान इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर टोटल 6 ईयर से ज़्यादा आप सर्व नहीं कर सकते हैं, एंड 65 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा भी सर्व नहीं कर सकते हैं। बाकी देखिए सैलरी और अलावेंसेस कितने होंगे, तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी का सैलरी वगैरह होता है उसी के प्रोपोर्शनल होगा। रिमूवल प्रोसीजर क्या है, देखो रिमूवल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का क्या प्रोसेस है, कि पहले तो टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए आपके रिमूवल के लिए, और एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, और टोटल का मेजॉरिटी यानी 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये अगर आपके खिलाफ जो है वोट करेगा तब आपको फिर हटाया जा सकता है, ठीक है। अब इस बिल से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है, पहली बात तो। फिर ये न्यूट्रलिटी के थोड़ा अगेंस्ट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ 2 लोग जो हैं वो रूलिंग पार्टी के ही हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अब ये बोल रहा है कि सर्च कमेटी जो जिन लोगों को रिकमेंड करेगी उसके बाहर भी जा करके सिलेक्शन कमेटी किसी और को भी नॉमिनेट कर सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी इशू हो रहा है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अगर डायरेक्टली किसी को अपॉइंट कर रहा है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगा। तो इस टाइप के इश्यूज इसमें उठाए जा रहे हैं। फिर वे अहेड देख लीजिए, रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर दोस्तों 2 प्रोसेस हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल और एक है इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल तो कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल सिंपल है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिकमेंड कर दिया तो इसको सिंपली हटाया जा सकता है, यानी इसके लिए उतना डिटेल्ड प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहले वे अहेड में क्या है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका रिमूवल भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट करो। फिर देखिए थोड़ा इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, फिर थोड़ा मल्टी स्टेक होल्डर से अप्रोच होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि इसमें अलग अलग जजेज को, सीजेआई को, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सबको इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, थोड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ी संस्था है और इलेक्शन कमीशन जो है वो डेमोक्रेसी का एक बेड रॉक है दोस्तों। क्योंकि अगर इलेक्शन ही अगर फॉल्स एंड फ्रिवलस हो रहे हैं तो फिर हम लोग मतलब पाकिस्तान बन जाएंगे फिर ठीक है। बट इंडिया का इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है इस मामलों में। इंडिया में आज तक बहुत ही फेयर इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। फिर ये देखिए सीनियरिटी प्रिंसिपल्स होना चाहिए। देखिए अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनमें से अगर किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है तो या तो एज वाइज सीनियरिटी
और या तो फिर एक्सपीरियंस वाइज सीनियोरिटी डिफाइन कर देना चाहिए, ताकि जो सिलेक्शन कमेटी है वो ऐसा ना हो कि फेवर करे कि हाँ ये इलेक्शन कमिश्नर हमारी बात ज़्यादा मानता है तो हम लोग इसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें। पहले से अगर डिफाइंड रूल होगा तो ये टाइप का फेवरेटिज्म थोड़ा सा कम हो जाएगा दोस्तों। फिर देख लीजिए, ये चलिए हो गया आपका। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म की बात की जा रही है। तो एक रिफॉर्म की बात बस ये की जा रही थी रिसेंटली, कॉमन इलेक्टोरल रोल का। देखिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस के लिए बस एक पॉइंट ही आप याद कर लो, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या याद समझना है मेंस के लिए आपको। देखिए इंडिया में इलेक्शन होती है, एक तो लोकसभा की, ठीक है, फिर एक है विधानसभा की आपका स्टेट असेंबली का, और फिर है लोकल बॉडीज़ का, अर्बन लोकल बॉडीज या फिर रूरल लोकल बॉडीज़ की, ठीक है। तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए आपके पास अलग इलेक्टोरल रोल तैयार, इलेक्टोरल रोल मतलब वो लिस्ट ऑफ वोटर्स, ऑल वोटर्स। फिर विधानसभा के इलेक्शन के लिए अलग रोल इलेक्टोरल रोल तैयार होता है, हालांकि इन दोनों का कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो अर्बन लोकल बॉडीज़ और रूरल लोकल बॉडीज़ हैं उनके वोट करने के लिए अलग इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाता है। आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन जो रूरल बॉडीज़ हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका इलेक्शन कराती है आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है? 243 के, एकदम याद रहना चाहिए आपको, डिट्टो याद होना चाहिए, ठीक है। तो एनीवेज ये सब हो गया आपका कहानी। तो अब देखिए एक ही आदमी तो वोट दे रहा है ना, लोकसभा में भी, विधानसभा के लिए भी और यहाँ लोकल बॉडीज़ के लिए भी। अब इस एक ही आदमी वोट दे रहा है और आप एक ही प्रोसेस को दो बार कर रहे हैं, ठीक है। आप बार बार इलेक्टोरल रोल बना रहे हैं, तो इससे क्या है कि आपका रिसोर्सेज खर्च हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। प्लस मैन पावर, आपको पता है कि जो इलेक्टोरल रोल तैयार करने के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर वगैरह होते हैं उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो वहाँ तो वो अपने स्कूल की पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। तो इसीलिए एक रिफॉर्म सजेस्ट किया गया है कॉमन इलेक्टोरल रोल का। बस ये की टर्म आप याद रखिए और इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए एक फॉल्स डिक्लेरेशन की बात है इलेक्शन नॉमिनेशन प्रोसेस में। जैसे आपने डिक्लेरेशन किया कि मेरी एज इतनी है, मैंने 10th यहाँ से पास किया, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये सब आपने डिक्लेरेशन किया है, ठीक है। मान लीजिए इनमें से कोई डिक्लेरेशन गलत है तो वो कहलाएगा फॉल्स डिक्लेरेशन। तो फॉल्स डिक्लेरेशन जो है दोस्तों, ये एक लीगल वायलेशन है और ये पनिशेबल है अंडर आर्टिकल 125A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इश्यूज क्या क्या है कि जो फॉल्स एफिडेविट्स आप दे रहे हैं वो वोटर्स को मिसलीड कर सकता है और उनके चॉइसेस को इफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए कि आपके ऊपर रेप केस चल रहा है, आपने डिक्लेरेशन दे दिया आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है, ठीक है, तो लोग तो वोट दे दिए, आप जीत गए, ठीक है। तो ये हुआ मिसलीडिंग द वोटर्स हुआ, ठीक है। इसीलिए इसी के रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं, ठीक है। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। ये सब रिकमेंडेशंस वगैरह वो सब आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब मेंस में आप वे फॉरवर्ड वो सब में लिख सकते हैं, तो इसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। टू गवर्नमेंट शुड सेटअप अ वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर एफिडेविट्स, जो भी एफिडेविट्स आप भर रहे हैं उसका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। फिर आरपीए नीड्स टू हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन, फॉल्स डिक्लेरेशन का क्लियर डेफिनेशन जो है वो होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। फिर देखिए जो पनिशमेंट अंडर 125A ऑफ आरपीए है, इसको जो है 6 महीने से बढ़ा करके 2 साल कर दो। क्यों भैया? क्योंकि देखो जब 2 साल की जैसी सज़ा की जाएगी ना, तो फिर आप 6 साल के लिए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो आखिर फॉल्स एफिडेविट आप दिए थे इलेक्शन जीतने के लिए और आप 6 साल तक इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्या होगा, सभी लोग फॉल्स एफिडेविट देने से डरेंगे ऐसे केस में, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन केसेस है तो उसको एकदम तेज़ी से करो। अगर किसी भी एमपी एमएलए के अगेंस्ट ऐसा लग रहा है कि उसके खिलाफ कोई डिस्क्वालिफिकेशन केस है, तो ये नहीं कि 5 साल तक तो एमपी है, ठीक है, और उसका डिस्क्वालिफिकेशन का केस जो है वो 7 साल तक चला, तो 5 साल तक तो एमपी बना ही रह गया ना, और 7 साल के बाद वो आया कि नहीं उसको डिस्क्वालीफाई करना था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुरंत उसको डिसाइड करो। चलिए
देखिए दोस्तों, एक और ये रिफॉर्म है, अगेन इट इज सजेस्टेड रिफॉर्म, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, जस्ट एक बात समझ लीजिए कि वोटिंग एज है इंडिया में 18 ईयर्स। वोटिंग एज कितनी, 18 ईयर्स। लोकसभा में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 25 साल। राज्यसभा में आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 30 ईयर्स। आप ये चीज़ जरूर लिख लीजिए, ये मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है ये आर्टिकल 173 में डिफाइंड है। ठीक है, तो लोकसभा और आपका स्टेट असेंबली, इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए आपका उम्र होनी चाहिए 25 साल। बाकी राज्यसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल, और वोट दे सकते हैं आप 18 साल में ही। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्पैरिटी है। अब देखिए इस कारण से क्या हो रहा है, लोकसभा में 30 साल से कम उम्र के मात्र 2% एमपीज हैं। यानी सोच रहे हैं, जब यूथ रहेगा ही नहीं पार्लियामेंट में तो यूथ ओरिएंटेड पॉलिसीज कैसे आएंगी, ये इश्यूज है। तो इसीलिए ये एक सजेस्टेड रिफॉर्म है कि क्यों ना हम लोग जो है वोटिंग एज जैसे 18 साल है तो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भी एज को घटा दिया जाए, 25 साल से घटा करके 18 साल कर दिया जाए। बट इसका जो है कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि भाई 18 साल का इंसान का लगभग ग्रेजुएशन तक भी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो क्या उसके पास वो नेसेसरी मैच्योरिटी आ गई है कि वो पार्लियामेंट में बड़े बड़े मैटर्स पर पॉलिसी डिसीजंस वगैरह ले सके। देखिए 18 साल में चलिए पढ़ाई उसकी नहीं, वो अलग बात है, बट दुनिया का भी उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगेन ये दोनों उसका फॉर एंड अगेंस्ट है, आप उसको देख लीजिए। आप इसको कहीं सजेस्ट कर सकते हैं मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस में। दोस्तों ये आर्टिकल हम लोग देखते हैं, GNCTD एक्ट, मई वाले मंथ में ये था GNCTD ऑर्डिनेंस। अब उस ऑर्डिनेंस को आपको पता है कि ऑर्डिनेंस का एज होता है, ऑर्डिनेंस का एज कितना होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई यानी फिर से बैठ गई, ठीक है, तो उसके बाद इस ऑर्डिनेंस का एज होता है मात्र 6 वीक्स, 6 हफ्ते तक ही ये ऑर्डिनेंस टिका रहेगा। उसके बाद इस ऑर्डिनेंस की हो जाती है डेथ। तो अगर आपको इस ऑर्डिनेंस को एक्ट में बदलना है तो फिर आप उसको लोकसभा राज्यसभा से पास करा के उसको एक्ट में बदल दो। तो वही काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, GNCTD को ऑर्डिनेंस से एक्ट में बदल दिया है। तो आइए देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या है। प्रोविजंस एग्जैक्टली सेम है उस ऑर्डिनेंस का, तो फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो आया था उसको ये रिपील करता है ये एक्ट। और फिर इसने क्या किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली का उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी है, और दिल्ली की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को काफ़ी कम कर दी है। दोस्तों कुछ चीज़ें देख लेते हैं। 1956 में जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत दिल्ली को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1956 में। और किस एक्ट आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 239 के अंतर्गत। तो ये था सबसे पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में देखिए 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, और इसके लिए आर्टिकल ऐड किया गया 239 AA। ठीक है, 239 AA और 239 AB ये दोनों रिलेटेड टू है दिल्ली। फिर देखिए उसमें दिल्ली को यूटी बना दिया गया विथ ए लेजिस्लेचर, यानी दिल्ली यूटी है लेकिन इसके पास लेजिस्लेचर होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, और LG को जो है एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया दिल्ली का। ठीक है, अब देखिए दिल्ली लेजिस्लेचर का क्या क्या पावर होगा। दिल्ली लेजिस्लेचर सारे स्टेट सब्जेक्ट्स पर, स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स पर और कॉन्करेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं। किस पर लॉ नहीं बना सकते हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन तीनों को छोड़कर सब पर लॉ बना सकती है। तो ये सिचुएशन था दिल्ली गवर्नमेंट का। और इन सभी पर ये लॉ भी नहीं बना सकते, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी एक्सरसाइज करेगी, मतलब लेजिस्लेटिव पावर इन सारे सब्जेक्ट्स पर और एग्जीक्यूटिव पावर्स इन सारे सब्जेक्ट्स पर होगा दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, और पार्लियामेंट भी इन मैटर्स पर लॉ बना सकता है, क्योंकि आखिरकार तो है तो ये यूटी ही, तो पार्लियामेंट भी, और इसका कुछ स्पेशल स्टेटस है। तो इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया गया कि वो भी लॉ बनाएंगे और ये भी लॉ बना सकते हैं चाहे तो। फिर देखिए फिर GNCTD एक्ट आया। तो GNCTD एक्ट जो है वो दिल्ली असेंबली की और दिल्ली गवर्नमेंट की वर्किंग फंक्शनिंग को डिस्क्राइब करता है। इसमें असेंबली के क्या पावर्स हैं, LG के क्या क्या पावर्स हैं और CM की क्या ड्यूटी है, ये सब डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये सब आप देख लिए। अब देखिए कि जो नया एक्ट है इसके क्या क्या प्रोविजंस है। दोस्तों पहले आपको पता है कि CM जो केजरीवाल साहब है और LG, इनके बीच में खूब मतलब उठापटक चलता था। कोई मामला LG CM का रोक देंगे, कोई मामला CM LG का रोक देंगे। तो ये सब मैटर लास्ट में गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया भाई कि देखो CM चुन कर गया है तो उसकी बात माननी पड़ेगी।
और सीएम को ही मान लिया कि दिल्ली की सरकार कौन है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सीएम सरकार मान लिया गया। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि ऐसे कैसे चलेगा, हम तो एलजी को सरकार बनाएंगे। तो एलजी को सरकार बनाएंगे तो हम लोग पहले लाएंगे GNCTD ऑर्डिनेंस, और जब ऑर्डिनेंस जो है लैप्स करने वाला था तो फिर इन्होंने ले आया GNCTD एक्ट। तो बेसिकली मुद्दा बस इतना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि सीएम जो है वो हो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और सीएम जो है वो लोग दिल्ली की सरकार चलाएंगे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। अब सरकार चलाएगी एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और सीएम के पावर्स हो जाएंगे कम से कम। यही है इसका मेन चीज़। चलिए तो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बनाया गया है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है ये इस्टेब्लिश की गई है और इसमें 3 मेंबर रहेंगे। देखिए, सीएम ऑफ दिल्ली होगा इसका चेयरपर्सन, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होगा दिल्ली का, और चीफ सेक्रेटरी होगा इसमें दिल्ली का। ठीक है, देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर एज ए चेयरमैन, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ 3 मेंबर हो गए। अब ध्यान में ये रहे कि ये प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ये दोनों को अपॉइंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 3 मेंबर कमेटी बना दी गई जिसमें से एक तो सीएम है और बाकी जो 2 लोग हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करी है, और ये तीनों लोग मिल करके रिकमेंडेशन देंगे, और रिकमेंडेशन जो भी देंगे वो मेजोरिटी से डिसाइड होगा। मेजोरिटी से डिसाइड होगा तो पावर किसका आ गया, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया। अब ये रिकमेंडेशन भी जो देंगे वो किसको देंगे, एलजी को देंगे, और एलजी के पास पूरा अधिकार है कि वो इस बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो पूरी तरीके से पावर जो है दोस्तों धीरे से चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के पास से ले ली गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यही है इस एक्ट का सादा सादा प्रोविजंस। आप इसको देख लीजिए। तो इस एक्ट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर हो गया है। अब ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी बताया है। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IAS IPS, सिविल सर्वेंट्स किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिविल सर्वेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनिस्टर्स को, उनको मिनिस्टर्स को जवाब देना है। मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, उनको लोकसभा में विधानसभा में जाकर के जवाब देना है। और लेजिस्लेचर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों लोगों को, पीपल को, इलेक्टोरेट को, क्योंकि अगर वो लोग काम सही से नहीं करेंगे तो फिर अगली बार चुन करके नहीं आएंगे। तो यह है ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए, सिविल यहाँ तो जो लेजिस्लेचर है इसको लोगों ने चुना, लेकिन लेजिस्लेचर के पास पावर ही नहीं है, तो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है। तो ये ध्यान में रहे, ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सिविल सर्वेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टोरेट। ठीक है। फिर देखिए, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वायलेट करती है, एलजी के डिस्क्रिशनरी पावर को बढ़ावा देती है, फिर कंट्रोवर्शियल मैटर पर क्लैरिटी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है, तो वे फॉरवर्ड हो सकता है कुछ, अब भाई देखो, सीएम नहीं, एलजी नहीं, तो कुछ ऐसा मॉडल लाओ जिसमें कि कोई तीसरा ही ऑप्शन हो। जैसे कैपिटल को एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट बना दो, जैसा कि कहाँ कहाँ पर होता है, ब्राजीलिया में है, कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वाशिंगटन DC जो कि US की राजधानी है, तो ये सब क्या है, फेडरल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। फिर कैपिटल को सिटी स्टेट बना दो, जैसे बर्लिन, ब्रुसेल्स, ब्यूनो एरो, ये सब। तो ये सब एग्जाम्पल, ये सब आप एक कोई भी याद रख लो। जैसे कैपिटल को फुल फ्लेजेड स्टेट बना दो, जैसे मेक्सिको में है। फिर डिसीजन मेकिंग पावर को थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है दोस्तों, डोमेन डिमार्केट करने की जरूरत है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर एलजी ही डिसीजन लेगा, और बाकी जो दूसरे जो मैटर हैं, जो कम से कम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग है, उसमें तो कम से कम सीएम को पावर दे, तो आखिर वो चुन करके आया, तो कुछ तो उसकी इज्जत रहने दो। फिर देखिए, इन्फोर्समेंट पावर्स की बात की जा रही है, तो चलिए ठीक है, ये सब हो गया ये। अब आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन रिसेंटली पास किया गया था, पास नहीं किया गया था, प्रोपोज किया गया था, हालांकि पास नहीं हुआ। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अराइज होता है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 से। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी ये लोग तभी तक मिनिस्टर बने हुए हैं जब तक मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है।
आप तो ये देखिए कि प्रोसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। प्रोसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो हाउस है वो बोलती है कि मिनिस्टर्स को अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना चाहिए। फिर स्पीकर जो है एग्जामिन करता है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो ऑर्डर में है कि नहीं है। फिर जो मेंबर जो है जिसने नो कॉन्फिडेंस को टेबल किया है वो लीव ऑफ द हाउस के लिए परमिशन मांगता है। स्पीकर जो है वो बोलता है कि इस लीव ऑफ हाउस के जो जो फेवर में है वो वोट करो। अगर 50 मेंबर से ज़्यादा लोग इस लीव ऑफ हाउस के लिए वोट करते हैं तो मोशन जो है वो डिस्कशन के लिए उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और 10 दिनों तक उसमें जो है 10 दिनों के अंतर्गत उसमें डिस्कशन अब होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वोटिंग होगी और अगर 50% से ज़्यादा लोग इसके सपोर्ट में वोट करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ध्वस्त हो जाता है। अगर 50% से ज़्यादा लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट करते हैं तो गवर्नमेंट ध्वस्त हो जाती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन बचा लिया तो अब उसी सेशन में दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आप नहीं ला सकते हैं, फिर अब आपको अगले सेशन का वेट करना होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है दोस्तों, ये आप स्टेप्स आप याद रख लीजिए। तो देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। एक तो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कि सरकार तो गिर गई और अपोजिशन भी मान लीजिए उसके पास भी मेजोरिटी नहीं है सरकार बनाने की, तो सरकार तो पूरा गिर गई। तो यहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। फिर देखिए इससे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस पैदा होते हैं दोस्तों। अचानक इलेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। जनरली इलेक्शन कमीशन जो प्लान करके तो रहती ही है कि भाई 24वें मार्च में मान लो कि ये गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो रहा है तो हम उसके पहले पहले इलेक्शन करा लें। लेकिन अगर अचानक से बीच में सरकार गिर जाती है तो इलेक्शन कमीशन को बहुत दिक्कत होती है, भारी दिक्कत आती है। फिर पार्लियामेंट्री इफिशियंसी के अगेंस्ट है और एक्सचेकर। देखिए जो भी इलेक्शन कराने में बहुत खर्चा आता है दोस्तों, ठीक है। तो वो खर्चा आखिर किसके पॉकेट से हो रहा है? वो आपके और हमारे पॉकेट से हो रहा है। जो लोग भी टैक्स पे कर रहे हैं उनके ही पॉकेट से ये पैसा खर्च हो रहा है, तो इस पर भी बर्डन पड़ता है दोस्तों। अभी मेडिएशन बिल आया है 2023 में, ठीक है। अभी चूंकि ये बिल है तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोविजंस जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक्ट बन जाएगा तो इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा जानेंगे। लेकिन इसने क्या किया है, इसने मेडिएशन को डिफाइन कर दिया है। तो इट इंक्लूड्स मेडिएशन, प्री लिटिगेशन मेडिएशन, ऑनलाइन मेडिएशन, कम्युनिटी मेडिएशन, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। और ये कोशिश करता है एमिकेबल सेटलमेंट फाइंड करने के लिए, यानी कि जैसे दो पार्टी है, दो पार्टी के बीच में कुछ भी सिविल या फाइनेंशियल डिस्प्यूट है तो वो लोग जो है मेडिएशन कर सकते हैं। प्री लिटिगेशन मतलब कोर्ट में जाने से पहले मेडिएशन कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिएशन कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी मेडिएशन कर सकते हैं, मिलकर मेडिएशन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक थर्ड पार्टी रहेगा जो कि मीडिएटर का काम करेगा। फिर वॉलेंटरी प्री लिटिगेशन, जैसे कोर्ट में जाने से पहले वहाँ पर आपको एक ऑफर दिया जाएगा कि आप मीडिएशन करना चाहते हैं, तो ये सब आप देख लीजिए। तो बहुत सारे मुद्दे जो हैं इसमें मेडिएशन के लिए फिट होंगे और बहुत सारे अनफिट होंगे। तो जैसे जो मेडिएशन के लिए अनफिट मुद्दे हैं उसमें आप देख लीजिए, अगर किसी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है उसके खिलाफ आपने कुछ किया तो ये आपका इसमें मेडिएशन नहीं हो सकता है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के केस में मेडिएशन नहीं होगा, ये नहीं किसी का रेप मर्डर कर दो और फिर बोलो कि चलो ना मामला बाहर निपटा लेते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर अगर राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज, ठीक है, अब एक आदमी दो आदमी आप दोनों तो आपस में इन्वॉल्व हो, आप दोनों मिलकर के थर्ड पार्टी को आप लोगों ने लूट लिया, ठीक है, तो मेडिएशन, और तुम लोग आपस में मिलकर मेडिएशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस पार्टी को इन्वॉल्व होना जरूरी है, ठीक है। इसमें थोड़ा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन को ये किया गया है, फैलाया गया है ऑनलाइन मोड ऑफ मेडिएशन को इंक्लूड करके, ठीक है। फिर आप ये सब देख लीजिए, बट मैं आपको अगेन बोलूँगा कि इसके सारे प्रोविजंस को आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि इट इज़ जस्ट अ बिल नॉट एन एक्ट। आप तो यहाँ आइए कि मेडिएशन क्या है, ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के और भी मेथड्स होते हैं, जैसे एक होता है आर्बिट्रेशन, इसमें एक आर्बिट्रेटर की भूमिका होती है। फिर एक होता है कॉन्सिलिएशन, ठीक है, ये एक नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। फिर एक होता है निगोसिएशन, ये थोड़ा इनफॉर्मल मेथड होता है दोस्तों, दो पार्टीज मिलकर के आपस में अपना डिस्प्यूट सुलझा लेती हैं, ठीक है। तो आप ये सब देख लीजिए। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट फॉर मेंस कि मेडिएशन बिल की क्या क्या ज़रूरत थी, कि एक डेडिकेटेड एक्ट होना चाहिए हमारे पास मेडिएशन से रिलेटेड। कोर्ट पर जो 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं उनका कोर्ट का थोड़ा बर्डन घटेगा अगर कम से कम ये सिविल और फाइनेंशियल डिस्प्यूट बाहर डील हो जाएंगे। तो एमिकेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, दोनों पार्टी जो है खुशी खुशी जा सकते हैं अगर दोनों के फेवर में कोई ये सेटलमेंट होता है तो। फिर देखिए सिंगापुर कन्वेंशन कमिटमेंट, प्लीज़ इसी को अभी इतने केसेस में आपको प्रीलिम्स के लिए बस इतना लिखना है
सिंगापुर कन्वेंशन कमिटमेंट, लिखिए सिंगापुर कन्वेंशन कमिटमेंट, इट इज रिलेटेड टू मेडिएशन, इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल या फिर ट्रांसबाउंड्री मेडिएशन। प्लीज राइट इट डाउन कि सिंगापुर कन्वेंशन कमिटमेंट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल और ट्रांसबाउंड्री मेडिएशन। ठीक है, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ मेडिएशन को घटा देगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे कंसर्न्स क्या क्या है, तो देखो ऑनलाइन मेडिएशन है, आपको तो पता है कि भाई इंडिया में भी 55% लोगों के पास ही इंटरनेट एक्सेस है। तो ऑनलाइन मेडिएशन तो तब तक निष्प्रभावी है जब तक कि ऑनलाइन इंटरनेट पेनेट्रेशन कम से कम 90-95% नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर आप देख लीजिए अगेन, अभी ये बिल है दोस्तों, इसके सारे प्रोविजंस का हम लोग को फॉर एंड अगेंस्ट जानना जरूरी नहीं है। फिर वे फॉरवर्ड आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स को भी इंक्लूड करो। ये नहीं कि प्राइवेट पार्टीज़ का तो आप मेडिएशन करा रहे हो, अरे किसी प्राइवेट पार्टी का किसी मिनिस्ट्री से डिस्प्यूट है कि भाई तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट के तहत मेरा पेमेंट नहीं किया या कोई भी इशू है, तो उनको भी तो इंक्लूड करो। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट जो है ये आपको रखना चाहिए कि अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है तो उसके में क्या आपको पनिशमेंट देना है या पेनाल्टी लगानी है, उन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड करो। फिर देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा ये है आर्टिकल है, ये है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो यूट्यूब पर ये बोलते हैं कि देखो मैंने ये दवा खाई और पहले मैं था 100 kg का और अब मैं घट करके हो गया हूँ 80 kg का। ठीक है, अब इस बंदे ने ये दवा खाई या नहीं खाई ये किसी को ये पता नहीं है, लेकिन उस बंदे को बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं। तो ये हुआ, इसी को कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर जो है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि ये है क्या, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है अंडर कंपनी एक्ट 2013 और ये एक वॉलेंटरी और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये इंडियन कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था लिख लेने के लिए ऊपर में ही, तो अगर आपने लिख लिया तो दोबारा से आपको लिखने की जरूरत इसके बारे में नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की बात हो रही है, बात इस चीज़ की हो रही है कि जैसे प्रोहिबिट सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, कोई भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं करना है। कि जैसे देखिए, एक है बैक पाइपर की दारू आती है, शराब आती है, तो शराब का एडवर्टाइजमेंट करना जो है ये इलीगल है। ठीक है, लेकिन बैक पाइपर नाम से सभी को पता है शराब आती है। अब आपने क्या किया कि बैक पाइपर नाम से आप क्या करना, पानी का बोतल बेचना शुरू कर दिए, या बैक पाइपर नाम की म्यूजिक बेचना शुरू कर रहे हैं, और वहाँ पर आप बैक पाइपर एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो लोगों के दिमाग में तो बैक पाइपर वो जो दारू है वो उसका पिक्चर बन रहा है। ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि मैंने तो यहाँ दारू का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, मैंने बस बैक पाइपर म्यूजिक का एडवर्टाइजमेंट किया है। तो ये हो गया सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आपने तो अपना पर उल्लू साध लिया है, ठीक है, और लोगों को भी उल्लू बना दिया है। तो ये सब नहीं चलेगा, ये सब बंद करो भैया। फिर टारगेटिंग, चिल्ड्रन को टारगेट आप नहीं कर सकते किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर देखिए, और इसमें पेनाल्टीज की बात की गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत। ठीक है, और इसी प्रोविजंस को जो है एक्सटेंड करने की बात कर रहा है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। वो बोल रहा है कि देखो, डिस्क्लोजर करो ऑल मटेरियल कनेक्शन सच एज मॉनेटरी और अदर कंपेंसेशन फ्री प्रोडक्ट्स। अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, और ये कंपनी है और तुम कंपनी की बड़ाई कर रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी, तो तुमको बताओ कि इस कंपनी से तुमको कितने पैसे मिले, क्या कोई फ्री प्रोडक्ट मिला, कुछ भी मिला, यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, ड्यू डिलीजेंस की बात की जा रही है। अगर आप कोई प्रोडक्ट इंडोर्स कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट सही तो है, खुद या तो यूज करके देखो और राइट चीज़ें बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपने जो है उसका कैटलॉग लिया, पढ़ दिया और आपने पैसा छाप लिया कंपनी से। आपको ड्यू डिलीजेंस करना जरूरी है। स्पेशली अगर हेल्थ इंश्योरेंस है आप, तो आप अपना सर्टिफिकेशन बताइए कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या आप सर्टिफाइड हेल्थ एक्सपर्ट हैं या फिटनेस एक्सपर्ट हैं, क्या आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आप किस आधार पर किसी प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है।
फिर देखिए एक होते हैं फिनफ्लुएंसर, एक होता है मतलब जिसको हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। अगर आप बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करो या कुछ भी करो, ठीक है, तो वो किस आधार पर बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आपको ये करना जरूरी है। और स्पेशली इन्फ्लुएंसर को जो है सेबी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, अगेन ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, बट आप वो ASCI का देख लीजिएगा कि उसका क्या स्टेटस है, उसको लिख लीजिएगा। इसमें चैलेंजेज आएंगे जैसे राइजिंग नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर। अब यहाँ एक इन्फ्लुएंसर थोड़ी, यहाँ इंस्टा इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉक तो बंद हो गया, फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, तो इतने इन्फ्लुएंसर को कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। फिर लेस अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस भी तो नहीं है आखिर। फिर इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर, देखिए डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर करने के कई तरीके होते हैं, लोग छोटा छोटा लिख दिए, ठीक है, या किसी इनडायरेक्ट वे में बता दें कि हाँ हाँ मैंने तो डिस्क्लोज कर दिया था, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी। तो इसीलिए गाइडलाइंस की ज़रूरत थी, ताकि कंज्यूमर्स का जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो उसको ये इन्फ्लुएंसर बैडली इम्पैक्ट ना करें, ठीक है, और कोई निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसको फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इशूज ना हो जाए, ठीक है। और राइट टू चूज जो है वो हो कंज्यूमर के पास। जैसे क्या होता है, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा आप पर एडवर्टीजमेंट थोपा जाता है, तो आप क्या होते हैं इन्फ्लुएंस में आकर के वो अपने पैसे गलत जगह खर्च कर देते हैं। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और राइट टू बी सेफ गार्डेड होना चाहिए अगेंस्ट हार्मफुल प्रोडक्ट्स। फिर ये भी है, गाइडलाइंस की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, सोशल इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडियाज। फिर देखिए सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को भी क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जनरली लोग जो है, जो सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, उनके लाइफ के पर्सनल चीज़ों के बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं इंस्टा पर, इनके बारे में आप क्या ही जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। लिटरली वो जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन उस इंस्टाग्राम पर डालते हैं आपको बस वही पता है। तो इससे क्या होता है, डिसेप्टिव मार्केटिंग हो सकती है दोस्तों, वो लोग कुछ का कुछ भी आपको बता सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके की गाइडलाइंस की हमें ज़रूरत है। अगेन आइए, यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट को अमेंड किया गया है 2023 में। तो ये ध्यान में रहे कि ये पहले था एक एक्ट 1961 का, ठीक है, उसी को ये अमेंड किया गया है। अब यहाँ देख लीजिए कि ये काम कौन करती है, बर्थ और डेथ को रजिस्टर करने का काम करती है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। प्लीज राइट इट डाउन फॉर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में। प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। और इसी को जो है यहाँ पर ये एक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, इसके तहत ये बनाया गया है दोस्तों, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये पूरा चीज़ आप लिख लीजिए, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन से एक्ट से बनाया गया, इस एक्ट से RBD रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के तहत, और 21 मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है दोस्तों। देख लीजिए इसको थोड़ा। तो ये जो एक्ट है ये क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स को रेगुलेट करेगा दोस्तों। इस एक्ट के तहत एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है जो कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। बाकी आप वो सब देखने की आपको जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, प्लीज राइट इट डाउन फॉर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है दोस्तों पुराना एक्ट। तो पुराना एक्ट में क्या है, पुराना एक्ट के तहत एक रजिस्ट्रार होगा जो कि आपका ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट को इम्प्लीमेंट कराएगा, ठीक है। मोटा मोटा ये प्रोविज़न जान लीजिए। अब उसी को अमेंड किया गया है। अमेंड क्यों किया गया है, तो इसके फीचर्स क्या क्या है अमेंडेड एक्ट के, तो देख लीजिए, डेटाबेस ऑफ बर्थ एंड डेट्स, तो एक नेशनल डेटाबेस बनेगी जितने भी लोग जन्म ले रहे हैं और जितने भी लोग डेथ हो रहे हैं उनका। फिर इस डेटाबेस का सिमिलर डेटाबेस स्टेट लेवल पर भी बनेगा,
और स्टेट लेवल वाले डेटाबेस से ये नेशनल लेवल वाला डेटाबेस को फीड किया जाएगा। फिर देखिए डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादातर चीज़ों को कोशिश किया जाएगा आधार से लिंक करने का, डेटाबेसेस को कनेक्ट करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है, लोकल डेटाबेस को नेशनल डेटाबेस के साथ और स्टेट डेटाबेस के साथ। फिर बर्थ सर्टिफिकेट का यूज होगा दोस्तों किस किस चीज़ों में, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, वोटर लिस्ट में अपना नाम दिलाने के लिए, और अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट पोस्ट, अगर ये कुछ भी कराना है आपको तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। तो ये नहीं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाए बिना ही आगे निकल लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। अगर कोई भी आपको ग्रीवांस है तो आप उसको अपील कर सकते हैं 30 डेज के अंदर। कहाँ अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। अब देखिए इस एक्ट के साथ क्या क्या इशूज हैं, तो एक ही इशूज है मेनली कि ये जैसे आप बोला तो क्या गया कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है स्कूल में एडमिशन के लिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें उस बच्चे की गलती है कि उसके फादर की गलती है, गलती इसके फादर की है, लेकिन बच्चे को एजुकेशन के राइट से राइट उसको नहीं मिल रहा है, मतलब राइट टू एजुकेशन उसका जो आर्टिकल 21A के तहत उसको अधिकार दिया गया है वो राइट से वो वंचित रह जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है इसका। फिर थोड़ा सा ये राइट टू प्राइवेसी के भी अगेंस्ट है। मान लीजिए कि आप डेटा बेसिस को इतना कनेक्ट कर रहे हैं, लोकल डेटा को, रीजनल स्टेट डेटा को नेशनल डेटा के साथ, तो आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो ये प्राइवेसी के अगेंस्ट भी जा सकता है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट को ही जो है प्रूफ ऑफ एज का एकदम कंक्लूसिव एविडेंस माना जा रहा है। मान लीजिए किसी ने नहीं बनवाया, ठीक है, तो उसको बहुत दिक्कत होगी फिर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ ये है आपके पास कुछ बिल्स हैं। अगेन चूंकि ये बिल है इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जैसे ये एक बिल आई है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, ये रिप्लेस करेगी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को, ठीक है। तो व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू स्टडी इट इन डिटेल। बाकी देखिए इस बिल का सिग्निफिकेंस देख लीजिए। इस बिल ने बहुत सारे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। बस सुनते जाइए, अगर ये एक्ट भी बन जाएगा तो भी इसके प्रोविजंस आपको रटने की जरूरत नहीं है, अभी तो फिलहाल ये बिल ही है। तो ये सब देख लीजिए, ये सब कुछ काम का नहीं है। तो ये क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ पीरियोडिकल को या बुक के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, मीडिया फ्रीडम को बढ़ावा देगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये बढ़ावा देगा। अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर एक बिल आई है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। तो ये बिल राज्यसभा के द्वारा पास कर दी गई है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए। इसका प्रोविजन है, बिल प्रोवाइड्स दैट एवरी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज कैन फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ टाउट्स, सच पर्सन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ टाउट्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंटरिंग द कोर्ट प्रेमिसेस। यानी लिस्ट ऑफ टाउट्स में किसी का नाम अगर इंक्लूड कर लिया गया है तो उसको कोर्ट प्रेमिसेस में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। टाउट रिफर्स टू a person who either proposes to procure or procures the employment of a legal practitioner in return of any payment। यानी पैसे देकर के आप क्या किए कि लीगल प्रैक्टिशनर बन गए, सिंपल सी बात है। तो वैसे लोगों को क्या किया जाएगा, उस कोर्ट में एंटर करने से बैन कर दिया जाएगा। तो ये है एडवोकेट अमेंडमेंट। अगेन इट इज़ ए बिल, लेट इट बिकम एन एक्ट। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ टोटल 4 मंथ्स का तो करंट अफेयर्स हो गया, बहुत भारी पड़ा। देखिए कितने देर हम लोग रिकॉर्ड किया है, टोटल 4 आवर्स ही होने को चला। तो दोस्तों इसको रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत की गई है, तो होपफुली आप इतने ही मेहनत के साथ इसको सुनेंगे। देखिए क्या क्या आपको करना है, सुनना है, लिसनिंग केयरफुली, साथ के साथ नज़र दौड़ाते रहिए, जो है हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उस पर, हाईलाइटेड पॉइंट्स पर नज़र दौड़ाते चलिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिस चीज़ को भी मैंने बोला है कि प्लीज़ राइट इट डाउन फॉर प्रीलिम्स, उसको ज़रूर लिख लेना है। वो बहुत एकदम रिफाइंड पॉइंट्स हैं। मुश्किल से आपका 1 मंथ का मैगजीन 1 से 1.5 पन्ने में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में सोचो रिवीजन करने में कितना मज़ा आएगा कि एक सब्जेक्ट यानी पॉलिटी का रिवीजन जो है आपका 10 से 15 पेजेस को पढ़ करके ही जो भी की पॉइंट्स हैं जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आ जाएगा। तो ये 80-90 पेजेस के डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे पॉलिटी के करंट अफेयर्स पार्ट 2 में और पार्ट 3। टोटल 3 पार्ट आएंगे, मैं समझ गया 4-4 महीने का 3 पार्ट होगा। तो फिर से मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।